आप कहते हैं साहब कि आप एक्साइज इंस्पेक्टर रहे हैं, वर्दी में आप खड़े हैं, आपकी गाड़ी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिखा है। कितने समय तक रहे? मैं बस ये जानना। किस में, ड्यूटी में? किस में? ड्यूटी में, हाँ। नहीं, एक आरटीआई डाली गई और उसमें कहा गया श्री आदित्य रंजन ने कभी विभाग नहीं ज्वाइन किया। तो आप एक्साइज इंस्पेक्टर किस आधार पर खुद को कह रहे हैं? तो इसका ऑलरेडी पूरा जवाब हम सबमिट कर चुके हैं और वो केस भी क्लोज हो चुका है। तो आप मुझे बता दीजिए, आप कब ज्वाइन किए थे और कितने समय तक रहे? सर वो मेल है, मतलब क्या आपकी गाड़ी पे, मेरे पास फोटो है अभी, आप जो आपकी गाड़ी आई है उस पे भी आपने अभी भी एक्साइज इंस्पेक्टर लिख रखा है। हाँ, बहुत पहले का है, वो लिखा हुआ है। लेकिन आप नहीं लिख सकते हैं सर, तो हटा लेंगे, उसमें क्या है। हाँ, आपकी गाड़ी में आप एक टोपी रखते हैं हमेशा, इंस्पेक्टर वाली जो टोपी होती है, बिल्कुल अभी भी रखी हुई है। मुझे नहीं लगता आपको रखने का अधिकार है। ये तो सर अब अभिनय सर पर जो है आपने आरोप लगाया कि 2017 में वो सॉल्वर थे। उन्होंने खुद ये बताया कि बीच में वो पेपर पूरा नहीं कर पाए तो पेपर को लीक करा दिया गया। एडिक्विटी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप 12 अगस्त की रात खुद एडिक्विटी के अधिकारियों से दिल्ली के 5 स्टार होटल लोधी होटल में जाकर के मिले थे, 50 करोड़ रुपए मांगे। आप मिले थे एडिक्विटी के अधिकारियों से? सबसे पहले है ना, मुझे लगता है Brought to you by Sensodyne K and Subharti University. SLS और paraben gone. तो का करंट ऑन। what then? इसके पोटेशियम आयंस करी ट्यूब का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। एसएससी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों पर कुछ अरसे से आप देख रहे हैं कि छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को लीडरशिप मुहैया कराई है शिक्षकों ने, खासतौर से वो जो सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर काफ़ी लोकप्रिय हैं। बीते रविवार को 24 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ छात्रों का, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र आकर के शामिल हुए। और चूंकि प्रदर्शन की इजाज़त सिर्फ 5 बजे तक की थी, इसलिए जो छात्र उसके बाद भी वहां बैठे रहे उन्हें पुलिस ने बल प्रयोग करके हटाया। 44 लोगों को, जो आधिकारिक वर्जन है पुलिस का, हिरासत में भी लिया गया। और उस प्रदर्शन के बाद जो नाम बहुत चर्चा में है वो है आदित्य रंजन सर का। गणित पढ़ाते हैं आप, और ये कहा जाता है कि उस दिन प्रदर्शन को आप ही लीड कर रहे थे, आप भी डिटेन किए गए। लेकिन उनके नायकत्व से आंदोलन में शिक्षकों के भीतर भी मतभेद उभर आए हैं। अभिनय शर्मा और आदित्य रंजन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बना करके आंदोलन को दिशाहीन करने के आरोप लगाए हैं। कुछ आरोप बहुत संगीन भी हैं, तो एक एक चीज़ पर आज तसल्ली से हम बात करेंगे। ललन टॉप बैठकी में आज हमारे मेहमान हैं आदित्य रंजन। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने समय दिया। धन्यवाद सर। Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. आदित्य जी, 24 अगस्त को रामलीला मैदान में एसएससी अभ्यर्थियों का जो विरोध प्रदर्शन हुआ और शाम तक वो जिस अंजाम तक पहुंचा, उससे आप कितने संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं? सर, काफ़ी असंतुष्टि है, क्योंकि हमें ये लगा था कि अगर हम ये आंदोलन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास में एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल करके आएगा, चाहे वो डीओपीटी मिनिस्ट्री की तरफ से हो, एसएससी की तरफ से हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो सरकार से हमारी मांगें थी, वो मांगें तक भी पूरी तरीके से नहीं उनकी तरफ से रिवर्ट आ पाता है। तो ये थोड़ा सा हमें लगा कि ये पूरी तरीके से जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो पाया। आपको लगता है कि जिस तरीके से 24 अगस्त का घटनाक्रम पूरा हुआ, अभी हम बारी बारी से एक एक चीज़ पर जाएंगे, उसमें कहीं कुछ कमी रह गई अपनी ओर से, कुछ चूक हुई क्या? सर देखिए, कोई भी जब आंदोलन होता है ना, तो उसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही चलेगी। 24 तारीख को ही 3 बजे के करीब में ही हमारे पास में आना शुरू हो जाता है, थोड़े से इनपुट्स आने शुरू हो जाते हैं कि ऐसा आदेश है कि कल का जो हमारा परमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि जो कल का यानी उसके अगले दिन 25 तारीख का, क्योंकि हमारे पास में 2 दिन का परमिशन था। और ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये कहना था कि कल का जो एस्टिमेशन वो लगा रहे थे, वो लगभग 1 लाख बच्चों का वो लगा रहे थे। और अगर 1 लाख बच्चे दिल्ली में आ जाते हैं तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो सकता है। तो वो इस चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। तो मतलब थोड़ा सा ये था कि आज शाम को 5 बजे अगर आप लोग खाली कर देते हैं तो जाने के बाद में आपके परमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगी और कल आप आ नहीं पाएंगे। अब ऐसे में सारे बच्चे और हम लोग अपने आप में ठगा हुआ महसूस करते हैं। दूसरा ये भी था कि जो बच्चे काफ़ी दूर से जो आए थे, उनके रहने की व्यवस्था और बाकी सारी चीज़ें भी उस तरीके से नहीं थी। तो हम चाह रहे थे कि ठीक है, हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम यहीं पे रुक जाएं, जो बच्चों का ये कहना था, और उसके बाद में नेक्स्ट डे फिर हम कंटिन्यू करें। नेक्स्ट डे हम प्रॉपर तरीके से मीडिया के आगे भी अपनी सारी बातें रख पाएँ
और बच्चे अपनी सारी एक एक चीज़ों को बता पाएँ, लेकिन वो हो नहीं पाता है, ये थोड़ी दिक्कत है। अगले दिन की परमिशन कैंसिल होने के पीछे आप ये कह रहे हैं कि पुलिस का अनुमान था कि बड़ी संख्या में छात्र आ सकते हैं, ये कारण था, या कारण ये था कि 24 अगस्त के शाम 5 बजे के बाद जो कुछ वहाँ हुआ, जिसकी बिना इजाज़त के प्रदर्शन वहाँ हुआ और छात्र उठने को तैयार नहीं थे, फिर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, क्या ये कारण नहीं था? सर कारण देखिए, जो हमारी तरफ से उम्मीद मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यही था कि नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा भीड़ आने वाली थी, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे थी। जो उनके पास में रिजर्व फोर्सेस थे वहाँ पर भी उन्होंने कॉल लगा दिए थे, और ऊपर से क्लियर ये था कि कल इनको नहीं करने देना है। और ये बात जब हम तक समझ में आती है तो फिर सारे बच्चों की ये जिद हो जाती है कि हम जो है नेक्स्ट डे के लिए हम नहीं जाएंगे, हम यहीं पे रुकेंगे। अब ये एक लूपहोल हो जाता है और ये एक पॉइंट मिल जाता है वहाँ पे पुलिस अधिकारियों को भी, सभी को भी, कि ठीक है इस ग्राउंड के बिहाफ पर हम आपका नेक्स्ट डे का परमिशन कैंसिल करते हैं। अगर मान लीजिए कि हम 5 बजे भी चले जाते ना, तब भी सर वहाँ पर एक ग्राउंड निकल करके आ जाता और वो ये निकाल करके बता देते कि हमने परमिशन में 1500 लोगों को अलाउ किया था और आप लोग 10,000 की संख्या में आए, तो हम इस वजह से आपका परमिशन कैंसिल करते हैं। तो कैंसलेशन सिर्फ टाइम की वजह से नहीं हो सकता था, कैंसलेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर भी हो सकता था। अब लोग ये भी सवाल करेंगे कि जब 1500 लोगों का परमिशन था या 2000 का था या 2500 का था, एक फिक्स संख्या की थी, तो ज़्यादा लोग यहाँ पर क्यों आए, आपने क्यों बुलाया? सर देखिए, कोई भी अगर प्रोटेस्ट वहाँ पर होता है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 9 से 5 की ड्यूटी आप जाके निभा रहे हैं, वहाँ पर 1500 बच्चों को लेकर के आ रहे हैं और वहाँ से आप सोचे कि सिस्टम हिला देंगे, आप सरकार तक सारी बातें पहुँचा देंगे। ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। छात्रों के पूरे देश में आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, हाल फिलहाल अगर मैं बीपीएससी के आंदोलन को बता दूं, अगर आपने कवरेज किया होगा, आप पूरे बीपीएससी आंदोलन का एक भी हमको परमिशन खोज के दिखा दीजिए। गर्दनी बाग में जो हुआ था, कोई परमिशन वहाँ पर नहीं था। 20-25 छात्र रात में वहाँ पे रुकते थे, फिर अगले दिन सुबह में फिर जो है सारी चीज़ें अपने तरीके से प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके छात्र उसको लीड करते थे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है या जो लड़ाई का एक मूल तरीका है कि हाँ आप 9 से लेकर के 5 तक करें, विरोध प्रदर्शन सरकार के नियमों के अनुसार नहीं हो सकता, ये कभी भी तय नहीं हो सकता। और अगर आप इसके पे जाएंगे तो आप कभी जीत हासिल नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। देखिए, अपन अब बात कर रहे हैं और चूंकि आप और मैं और हमने भी ललन टॉप लगातार इस मसले को बहुत एक्सटेंसिवली कवरेज कर रहा है, बहुत शुरू से जब से प्रोटेस्ट हो रहा है। हम दोनों छात्र हित के मुद्दे पर एक साथ हैं और तमाम शिक्षक भी, ऐसा हम मानकर चलते हैं। तो थोड़ी पारदर्शिता की आपसे अपेक्षा। क्या ये आप पूरे दावे से कह सकते हैं कि वहाँ मौजूद प्रत्येक प्रदर्शनकारी को, विच इंक्लूड्स सभी छात्र अभ्यर्थी जो आए थे वो और सभी शिक्षक जिनके बुलावे पर वो छात्र आए थे, सबको ये बात बहुत क्लियरली मालूम थी कि इजाज़त सिर्फ 5 बजे तक की है? इजाज़त को हमने कुल मिलाकर के 3 तरीके से बताया। सबसे पहले जो परमिशन हमारे पास में आया उसको हमने यूट्यूब पर क्लियरली नोटिस एक हमने दिखाया था, और वो दिखाने वाले हम खुद हैं। 4 डिपार्टमेंट था। सबसे पहले एमसीडी का हॉर्टिकल्चर, मैंने वो दिखाया था। दूसरा यहाँ पर डिपार्टमेंट था दिल्ली पुलिस में जो हमने दिया था, और वो एक होता है कि देखो परमिशन की एक कॉपी पहले आप देते हैं, सबमिट करते हैं, और बाद में उनकी तरफ से आता है। तो जो हमने लिखा था उसमें हमने लिखा था 3 दिन का, ठीक है, और उसके बाद हमने उसमें डे एंड नाइट भी इंक्लूड किया था और मोर देन 1500 भी इंक्लूड किया था। तो रिसीविंग जिसे हम कहते हैं, हमने वो दिया, हमें उसकी रिसीविंग मिली, मैंने वो भी दिखाया। तीसरा, उसके बाद में जो डीसीपी ऑफिस से आता है उसमें डे एंड नाइट नहीं होता है, मतलब डे होता है नाइट नहीं होता है, और बच्चों की संख्या भी वो लिमिटेड रखते हैं, टाइम भी वो लिमिटेड रखते हैं, हमने यहाँ पर वो भी दिखाया। और चौथा, अगर हम बात करें एमसीडी का, तो एमसीडी के भी सारे कॉपीज़ हमने वहाँ पर यूट्यूब पे दिखाए थे। तो ये पहला था जहाँ पर बच्चों को यूट्यूब पर ऑलरेडी वो दिखा दिया गया था। ऐसा भी नहीं है कि वो ब्लर था और वो नहीं दिख पाया। जो डीसीपी की कॉपी थी एक स्लाइड में सेपरेट मैंने यूट्यूब पर दिखाया था। इसके अलावा जितने सारे टेलीग्राम ग्रुप्स थे उनको भी हमने फॉरवर्ड कर दिया था सारा का सारा, ताकि वो अपने टेलीग्राम पर पोस्ट कर पाए। फिर बात आती है कि देखो, बच्चों को तो यूट्यूब के माध्यम से पता चल गया, सभी शिक्षकों ने इसके ऊपर में जितने भी वीडियोज़ बनाए, जैसे अंकित भाटी सर थे, जब वो वीडियो बना रहे थे तो बनाने के पहले उन्होंने हमसे परमिशन की कॉपी मांगी, हमने उनको भेजा और उसके आधार पर उन्होंने वीडियो बनाया। तो शिक्षकों को, बच्चों को हमने ऐसे बता दिया था। उसके अलावा जो बल्क संख्या में टीचर्स थे उनको कैसे पता चले, तो 24 तारीख के प्रोटेस्ट के पहले 23 तारीख को एक मीटिंग होती है एक ऑफलाइन टीचर के क्लास में,
वहाँ पर सारे शिक्षक मौजूद होते हैं, चाहे वो राकेश सर हो, नीतू मैम हो, अभिनय सर हों, और कुल मिलाकर के मेरे अनुमान के अनुसार 20 से ऊपर संख्या में शिक्षक होते हैं। वहाँ पर जो बच्चे परमिशन लेकर के आते हैं, जो यूपीएससी अभ्यर्थी होते हैं वो और मैं दोनों, हम लोग एक जूम करके सारा चीज़ दिखाते हैं, सारे क्लॉज हम वहाँ पर पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं। परमिशन के बाद में हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, टेंट हमने कैसे बुक किया है, ग्राउंड की हमने कैसे क्लियरेंस की है, पूरा खाने का व्यवस्था कैसे हुआ है, एम्बुलेंस की व्यवस्था कैसे हुई है, ये सारा चीज़ ऑलमोस्ट 4 घंटे की मीटिंग में एक एक टीचर्स के पास में सारा बता दिया जाता है। तो कहीं पर भी ऐसा कोई बात नहीं था कि जिसको लेकर के छुपाया जाए, क्योंकि मेरे मन में हमेशा ऐसा था कि कल के दिन हम ही में से कोई शिक्षक निकल करके आकर के 4 बातें ना बोल दे, यूट्यूब पर आकर के 4 कमियां ना निकाल दे, तो सारी बातें पहले से बता करके चलिए तो वो बेहतर होगा। पर वैसा तो हो ही रहा है ना, आप ही के बीच से अभिनय शर्मा इस प्रोटेस्ट की लीडरशिप में शामिल थे। 4 अगस्त को डीओपीटी में मिलने के लिए जो 4 शिक्षक गए थे, जिसमें राकेश सर, नीतू मैम, सैनी सर और अभिनय सर, ना ये 4 लोग गए थे, लीडरशिप में शामिल थे। और उन्होंने ये वीडियो बनाया और उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, जैसे ये कि उसका सार मैं कहूँ कि इनएक्सपीरियंस तरीके से किया गया, दिशाहीन किया गया, स्पेसिफिक टारगेट्स नहीं सेट किए गए, मकसद ही संभवतः अराजकता को पैदा करना था, या उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि सरकार को जगाना था, हमें सरकार को हटाना नहीं था इस आंदोलन का मकसद। वो ये कह रहे हैं, इस बात को अगर कहाँ से आ रही है ये बात, इसको एक बार किनारे भी रखें, पर क्या है उनकी इस बात में दम लगता है आपको कि अगर 5 बजे तक की परमिशन थी तो छात्रों को 8 बजे तक क्यों बैठाया गया, कुछ छात्रों को, और कुछ छात्रों और शिक्षकों को डिसबर्स करने के लिए कह दिया गया? उन्होंने नाम भी बताए हैं कुछ शिक्षकों के जो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, नवीन सर हैं और विश्वजीत सर हैं, जिनके ज़रिए कहा गया कि आप अपने अपने छात्र लेकर के निकलिए, ये कहा गया कि डिसबर्स करने को कहा गया। और फिर कुछ छात्र और आप और आपके साथ के कुछ शिक्षक वहाँ पर बचे। तो ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर आप समय से सबको डिसबर्स करा देते तो एक तो छात्रों को लाठियाँ नहीं झेलनी पड़ती उस दिन, वो पुलिस की डिटेंशन से बचते, वो किसी तरह के एफआईआर की पॉसिबिलिटी से भी बचते जो करियर के लिए उनके घातक हो सकता है। सर काफ़ी सारे सवाल इसके अंदर में, तो आपके एक एक करके मैं सभी सवालों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले आपने ये कहा कि उन्होंने देखिए क्या होता है कि मान लीजिए अगर हम कोई चीज़ डिसाइड करते हैं तो उसका कभी भी कोई एक लीडर नहीं होता है, सभी मिल करके उस डिसीजन को लेते हैं, वो कलेक्टिव होता है। तो अभिनय सर को भी इस बात का क्रेडिट लेना चाहिए कि वहाँ पर जो बच्चे हैं उनमें कहीं ना कहीं उनके भी काफ़ी स्टूडेंट्स थे और उन्होंने भी आह्वान किया, ठीक है। तो अगर कहीं पर वो सक्सेस होता है तो उसमें अभिनय सर की भी बराबर हिस्सेदारी है, और अगर फेल होता है तो उसमें भी सबकी बराबर हिस्सेदारी है। साथ में मान लीजिए वहाँ पर जब ये आंदोलन हो रहा है, सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, तो मैं मानता हूँ उनका या किसी भी टीचर का ये नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है वहाँ पर आकर के वो उस बात को रखे कि देखिए आप जो है, मुझे जहाँ तक महसूस हो पा रहा है कि मीडिया में ये बातें आप सही तरीके से नहीं पहुँचा पा रहे हैं, या मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जो आपके डिमांड्स है वो क्लियर नहीं है, तो आइए हम लोग साथ में मीटिंग कर लेते हैं किसी जगह पे और आकर के हम लोग इसको डिसाइड करते हैं कि इसको ऐसे थोड़ा सा मोड़ना चाहिए। या थोड़ी सी मुझे अव्यवस्था भी दिख रही है कि कुछ टीचर ही स्टेज पर बोल रहे हैं, बच्चों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो अगर उसी समय उसी जगह पर वो ये बात कहते तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति उनकी बात को मानने से इनकार नहीं करता। लेकिन वहाँ पर 1% उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं दिखाई। और होता क्या है, जैसे प्रोटेस्ट ख़त्म होता है सारी बातें आकर के वो यूट्यूब पर कहते हैं। अब मान लीजिए मैं आपके घर आया हूँ, आपने मुझे चाय पिलाया और चाय में चीनी थी कि नहीं थी अब मैं उस समय नहीं बताता हूँ, और जाकर के यूट्यूब पर आकर के ये कहता हूँ कि आपने मेरी मेहमान नवाजी अच्छे से नहीं की, तो मुझे लगता है यहाँ पर वो गलत है। जब घर की बात थी, सबके सहमति की बात थी, तो वहीं पर बताना था। जैसे राकेश सर हैं, उन्होंने हमारे साथ में रहे, वो मैं उनका भी नाम ले रहा हूँ जबकि दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, और हर पॉइंट पर वो साथ में रहे कि आदित्य आप जो भी डिसीजन लेंगे हम सबका वो कलेक्टिव होगा और हम आपके साथ में हैं। आप अगर कहते हैं कि 5 बजे के बाद में रुकना है तो हम 5 बजे के बाद तक रुकने को तैयार हैं, और आप ये कहते हैं कि अभी डिसमिसल करना है तो हम अभी डिसमिसल करने को तैयार हैं, बट जो भी डिसीजन होगा वो सबका होना चाहिए और कलेक्टिव होना चाहिए। तो वो साथ में थे, एंड तक थे वहाँ पर, तो उनका नाम हम ले रहे हैं, उनकी चीज़ें हम बता रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है सर। मैं तो बार बार वहाँ पर सभी शिक्षकों से सहयोग की उम्मीद मैंने की, बहुत लोगों ने हमें उम्मीद भी दिखाया।
बीच में अगर पानी की व्यवस्था कम पड़ गई तो कुछ शिक्षकों ने डोनेशन भी दिया कि लीजिए पानी और मंगवाइए, जो हमारी कमेटी है, जो बच्चों की कमेटी थी। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि अकेला उसका लीडर एक व्यक्ति था और उसके ज़िद पर सारी चीज़ें हुई। बीच में फिर आपने दूसरा ये कहा कि कुछ टीचर्स को ये कह दिया गया कि आप चले जाओ अपने अपने बच्चों को लेकर के, और कुछ को कहा गया नहीं आप रुकिए वहाँ पे। इसमें होता क्या है, दोपहर के 2:30 या 3 बजे के करीब में इतनी ज़्यादा मुझे हीट लगती है, स्टेज पर एक भी पंखा नहीं होता है और नारे लगाना, सारी चीज़ें करना, तो हीट इतना ज़्यादा हो जाता है कि बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं बीच में आधे घंटे निकलता हूँ, ताकि हो सके तो ग्लूकोज़ लेना पड़े तो मैं ग्लूकोज़ ले लूँगा, या फिर कुछ खाना पड़े बाहर तो जा कर के खा लेंगे, या जो भी है, मतलब थोड़ा सा अवे होते हैं। बाकी लोग अपने स्टेज संभाल रहे हैं, बाकी लोग सारी चीज़ें देख रहे हैं और सब बेहतर चल रहा है। आधे घंटे के लिए हम बाहर निकलते हैं। उतनी देर में क्या होता है, मेरे पास में कमेटी से भी फ़ोन आता है, विक्रमजीत सर का फ़ोन आता है, प्रशांत सर का फ़ोन आता है कि सारे स्टूडेंट्स धीरे धीरे निकल रहे हैं, आप जल्दी आइए, आप नहीं आएंगे तो रुक नहीं पाएंगे। मैंने कहा क्यों ऐसा हुआ? तो हम में से किसी एक ने, कोई व्यक्ति था पता नहीं, उसने ये कह दिया कि परमिशन 5 बजे तक है और आपको जाना चाहिए। कोई एक व्यक्ति था, ठीक है। तो इस बात को लेकर के बच्चों में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है और इसको कंट्रोल करना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग पहले डिसाइड कर लो करना क्या है, मैं आधे घंटे में अपना आ रहा हूँ दवा लेकर के। जैसे मैं आधे घंटे में पहुँचता हूँ तब तक काफ़ी सारे शिक्षक जो है वो जा चुके होते हैं और कुछ वहाँ पर मौजूद होते हैं। जो मौजूद होते हैं हम उनसे ये पूछते भी हैं कि आप क्यों नहीं गए, अगर ऐसी कोई अनाउंसमेंट है। तो उन्होंने कहा देखिए, हमें अनाउंसमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है कोई भी शिक्षक जा कर के कुछ भी बोल दे, लेकिन जब तक ये बच्चे ग्राउंड पर बैठे हुए हैं हम नहीं जाएंगे इनको छोड़ करके। और वो सारे शिक्षक वहाँ पर होते हैं। तो जो गए, हमारी किसी से कोई नाराज़गी नहीं, हमने कभी भी किसी वीडियो में आकर के ये नहीं कहा कि आप क्यों गए। हो सकता है किसी के परिवार में कोई सिचुएशन हो, जैसे कि रानी मैम है, जाते वक्त में उन्होंने मुझसे ये कहा कल तीज का त्यौहार है और मुझे घर जाना है, जा कर के अरेंजमेंट करनी है, तो मैं जा सकती हूँ। तो मैंने कहा हाँ मैम बिल्कुल आप जाओ, कल आ जाना, कोई इशू की बात नहीं है। तो इसीलिए हमारे मन में कहीं पर भी कोई असंतुष्टि नहीं है। हमने किसी को भी नहीं कहा कि आप चले गए तो आप आंदोलनकारी नहीं है, जो रुक गए वहीं असली आंदोलनकारी है। पर आपने कोई जाने की कॉल नहीं दी? नहीं, मेरी तरफ से कोई कॉल नहीं है। मैंने किसी शिक्षक को ये नहीं कहा कि आप चले जाइए। मेरे एक भी वीडियो में कहीं पर भी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब डीसीपी हमसे कहते हैं कि आप बच्चों को जा कर के अनाउंस करो और आप उनसे ये कहो कि 5 बजे परमिशन कैंसिल हो रहा है तो सारे बच्चे चले जाएं। मैंने उनसे कहा सर, ये जो भीड़ है ये मेरी बात नहीं मानने वाली है, आप मेरे साथ में चलो और साथ में चल करके अनाउंसमेंट करो, मैं आपके साथ में खड़ा रहूँगा। और आप ये भी बोलो कि आदित्य सर खुद कह रहे हैं, सारे टीचर्स खुद कह रहे हैं कि आप लोग डिस्पर्स करिए, यहाँ पर कोई नहीं रुकेगा। और सुलेखा मैम जो एसीपी हैं वो जाती हैं, वो माइक पर अनाउंसमेंट करती हैं, उनके लेफ्ट में मैं रहता हूँ, राइट में बाकी सारे टीचर्स रहते हैं। वो ये बाकायदा माइक पर ये बात बोलती भी हैं, जो आपके ललन टॉप चैनल पर भी है, और एक ऑन ड्यूटी एक यूट्यूब चैनल, उसमें 8 घंटे 38 मिनट पर वो है, जहाँ पर वो ये खुद ये बात बोलती है कि सारे शिक्षक जो है वो खुद कह रहे हैं कि आप लोग निकलिए, आप लोग जाइए, अब यहाँ कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन वहाँ बच्चे साफ तौर पर मना कर रहे हैं। तो ये कारण था 8 बजे तक। दूसरा, 8 बजे तक कांस्टेंट हम यहाँ पर नेगोशिएट कर रहे थे पुलिस के साथ में कि किसी भी तरीके से हो सके तो बच्चों को रोक दीजिए, आप जनरेटर का पावर कट कर दीजिए, आप टेंट की लाइटिंग बंद कर दीजिए, हम यहीं पर सारे बच्चों की व्यवस्था करा देंगे और इनकी जिम्मेदारी हमारी होगी। तो बीच में डीसीपी या किसी पुलिस अधिकारी से आता, आप अंडरटेकिंग करके लिख के हमें दे दो। फिर एक अंडरटेकिंग आती है, वहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि यहाँ बच्चों के रुकने की जिम्मेदारी हमारी है, इनके साथ भी कुछ भी होता है तो वो जिम्मेदारी हम सभी शिक्षक लेते हैं। और लगभग 10 या 12 शिक्षक जो वहाँ पर थे, जैसे विवेक सर थे, अमन वशिष्ठ सर थे, राजा सर थे, ठीक है, और भी काफ़ी सारे टीचर्स थे वहाँ, अड्डा के भी टीचर थे, 2-3 थे। तो हम सब वहाँ पर साइन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले आता है हमारे मन में कि चलो कुछ तो सेटिस्फैक्शन है, लेकिन फिर बाद में वो भी खारिज हो जाता है। फिर हम थोड़ा ये नेगोशिएट करते हैं कि नहीं होता है तो लड़कियों को रोक दिया जाए और लड़कियों के साथ में फीमेल वॉलेंटियर्स यहाँ पर हो, क्योंकि इस समय रात के 8-9 बजे वो जा कर के कहाँ पर होटल खोजेंगी, कहाँ पर वो रहेंगे। बट ये भी नहीं होता है। फिर 8 सवा 8 के करीब में अभी हमारी बात चल ही रही होती है कि हाँ कुछ तो हम रास्ता निकालेंगे, तब तक उतने देर में ही सिविल ड्रेसेस में कुछ लोग चढ़ते हैं स्टेज पे और वो धक्का मुक्की और मारपीट शुरू कर देते हैं। दिल्ली पुलिस ने पहले मारपीट नहीं की सर, दिल्ली पुलिस ने किसी के ऊपर में लाठी नहीं चलाई, किसी के ऊपर में पत्थर पहले नहीं चलाया। सिविल ड्रेसेस में कुछ लोग आए, वो शायद दिल्ली पुलिस के ही थे, और वो आकर के बच्चों को मारना शुरू करते हैं, स्टेज से धक्का देना शुरू करते हैं। और ये दिल्ली पुलिस की शायद आप प्लानिंग कह लो या जो भी कह लो। फिर वो पूरा क्राउड को बोलती है चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, और पूरे क्राउड को बाहर निकाला जाता है। और उसी सिविल ड्रेसेस के कुछ लोगों ने जूतों से, लात से, मुक्कों से सबको मारा है। ये आप अभिनय शर्मा को अब भी अभिनय सर कहकर ही संबोधित कर रहे हैं? सर टीचर हैं तो बिल्कुल सर ही कहूँगा, हमेशा कहूँगा।
आपने कहा कि जो लोग उस दिन पहले चले गए, मैंने किसी के लिए ये नहीं कहा कि आप छोटे या कम आंदोलनकारी हो। मैंने आपका पहले एक वीडियो अभिनय शर्मा की ओर से बनाया गया 24 अगस्त की रात, उसका थंबनेल था प्रोटेस्ट काला सच। उसके अगले दिन एक वीडियो आपकी ओर से बनाया गया, उसका थंबनेल था भगोड़े मसीहा का काला सच। बिल्कुल। तो आपने तो सीधा सीधा भगोड़ा कहा है उन्हें। हाँ बिल्कुल कहा है, क्योंकि इस बात का मुझे काफ़ी दुख हुआ जब रात में हम थाने के अंदर में डिटेन हैं, जब सारे के सारे बच्चे अभी थाने में डिटेन हैं, कुछ बच्चे हॉस्पिटल के अंदर में एडमिट है और उनका इलाज चल रहा है वहाँ पर। वैसी स्थिति में सारे शिक्षक जब उनके साथ में हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे कॉन्स्टेंटली उनके इलाज में सारा सहयोग कर रहे हैं। अभी वक्त वो नहीं था कि जहाँ पर आकर के इनकी ये वीडियो आनी थी। वक्त ये था कि पहले सारे सिचुएशंस को एनालाइज कर लिया जाए, सभी देख लिया जाए कि किसी का कोई हताहत तो नहीं हुआ है। साथ में ये भी देख लिया जाए कि कल के लिए हमारी प्लानिंग्स क्या हैं। तब तक हमारा कल का परमिशन कैंसिल नहीं हुआ था, तो क्या हमें ये आकर के बताना था यूट्यूब पर कि कल आना है कि नहीं आना है, टेलीग्राम पर ये क्लैरिटी देनी थी आना है कि नहीं आना है, और अगर उसके कुछ फेलियर्स भी थे तो उसके ऊपर में हम ग्रुप में चर्चा कर सकते थे। लेकिन जिस स्थिति में मेरे पास में बस फ़ोन है कि मैं देख सकता हूँ, एक आधा मैसेजेस का रिप्लाई कर सकता हूँ, बट मैं बात भी नहीं कर सकता क्योंकि अधिकारियों के सामने मैं बैठा हुआ था, जहाँ पर मेरे कुछ भी बाहर क्या चल रहा है पता नहीं है, थाने के बाहर कितने लोग आए हैं, कौन कहाँ पर गया, कुछ पता नहीं है। वैसी स्थिति में हम इनको रोकते भी हैं कि आप वीडियो भी मत बनाइए, ग्रुप में कॉन्स्टेंटली बात चल रही होती है, लेकिन वैसी स्थिति में आकर के पूरी तरीके से प्रोटेस्ट को विफल बता देते हैं। अब उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा रेज होता है, क्योंकि पहले भी 31 तारीख को सेम काम इन्होंने किया, अभी भी आकर के इन्होंने सेम काम किया। ठीक है, कौन ऐसा आंदोलन होता है जहाँ पर जो लीडर है वो सबको छोड़ करके अकेला निकल जाए? अगर आप लीडर हैं तो आप सबसे पहले रहिए, अगर बाकी शिक्षक डिटेन होते हैं तो आप भी होइए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं मिल्खा सिंह से भी तेज भागता हूँ और मैं तो बस निकल जाता हूँ। ये स्टेटमेंट अपने आप में दोहरापन दिखाता है, और ये दोहरापन बाकी लोगों को बहुत नुकसान देता है। उनका ये कहना था कि रिफॉर्म का तरीका जो है वो ऐसे लड़ने भिड़ने से आए ज़रूरी नहीं है, शांति से बातचीत करके आता है, और डीओपीटी से जो इकलौती बातचीत जब से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो एक शांति के फलस्वरूप ही हो पाई, जिसमें 4 टीचर गए और डीओपीटी से अभिनय बात सर के करके दाएं हाथ को भी नहीं पता कि उनका बाएं हाथ क्या बोल जाता है। कई बार वो यूट्यूब से शांति की ऐलान करते हैं और फिर 31 तारीख को पूरे भारत में आह्वान करके सारे शिक्षकों को एक सेंसिटिव एरिया में बुला लेते हैं। एक ऐसा सेंसिटिव एरिया नॉर्थ ब्लॉक जहाँ पर आपको पुलिस 2 मिनट भी खड़े नहीं होने देगी। एक ऐसा एरिया जहाँ पर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, जहाँ पर ज़रूरत पड़े तो पुलिस लाठी क्या गोली भी आप पे चला सकती है। और वैसी जगह पर पूरे भारत के 200 शिक्षकों को बुलाना और ला करके खड़ा कर देना, और ये तक नहीं बताना कि आगे की प्लानिंग्स क्या है। एक ऐसा एरिया जिसका उन्होंने परमिशन भी किसी से कहीं पर भी नहीं लिया, कहीं पर कोई परमिशन उन्होंने नहीं लिया, और वैसी जगह पर आकर के उनको खुद भी ये नहीं पता कि मुझे किससे बात करनी है और मुझे क्या बात करनी है। अनाउंसमेंट में एक तरफ वो ये कहते हैं कि हम भारत के हर परीक्षा के ऊपर में चर्चा करेंगे, एसएससी होगा, रेलवे होगा, स्टेट एग्जाम्स होगा, और वहाँ जाकर के ये कहते हैं कि हम डीओपीटी मिनिस्टर से मिलेंगे तो हमारी ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। डीओपीटी मिनिस्टर रेलवे का समाधान कैसे कर सकता है? डीओपीटी मिनिस्टर बिहार में हो रही एग्जाम्स का समाधान कैसे कर सकता है? तो ये क्लैरिटी अपने आप में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सारी कमियों के बाद में सारे शिक्षक पहुंचते भी हैं, उनके कहने पे लाठी भी खाते हैं, एफआईआर भी अपने ऊपर में लेते हैं, लेकिन कहीं पर उसके बाद उनके ऊपर में सवाल भी नहीं करता। तो मुझे लगता है कि अगर जब वो लीडर थे, सारी चीज़ उन्होंने लीड की, वहाँ पे जब किसी ने वो सवाल नहीं किए, ठीक है, तो जो ये प्रोटेस्ट हो रहा था यहाँ पर अगर कोई कमी थी तो वो इंटरनली बात कर सकते थे, ना कि आकर के यूट्यूब पर पब्लिकली कहना। और दूसरा, अगर मान लीजिए कि वो शांतिपूर्ण तरीके के बिलीवर हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से करें, उसमें कहाँ पर किसी ने कोई विरोध जताया है। लेकिन अगर किसी का कोई और भी तरीका है तो आप उस तरीके को आकर के पब्लिकली यूट्यूब पर गलत ठहराएं, ये बिल्कुल भी गलत है। वही कह रहे हैं कि जो उन्होंने वीडियो बनाया उसमें ये कहा कि दरअसल जब पुलिस अत्याचार करेगी तब तुम्हें वाहवाही लूटनी है, आपके लिए उन्होंने कहा। सर, आंदोलन में कहाँ पर भी ऐसा लिखा गया है कि आप जाएंगे और आपको पुलिस फूल माला पहना करके निकालेगी? कभी भी ऐसा हीरो नायक तो ऐसे ही बनते हैं ना, नायक कैसे? ठीक है, तो इस हिसाब से तो राहुल गांधी भी नायक बनने की अभी कोशिश कर रहे थे। अखिलेश यादव ने जो यहाँ पर उसको फाना, जो बैरिकेड्स लगे हुए थे वहाँ पर, तो वो भी नायक बनने की कोशिश कर रहे थे। आपको अच्छे लगते हैं राहुल गांधी नेता के तौर पर? सर, सारे नेता बहुत अच्छे लगते हैं जो ज़मीन से जुड़े हैं और जो काम कर रहे हैं। मुझे नितिन गडकरी का काम बहुत अच्छा लगता है, मुझे राहुल गांधी के रिसेंट्स के जो किए गए काम है वो बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ ऐसे काम है जहाँ पर अखिलेश यादव जी का भी काम बहुत अच्छा लगता है। तो जो नेता जिसके कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो मुझे सच में बहुत अच्छे लगते हैं। नीतीश जी का शुरू में काम बहुत अच्छा लग रहा था,
अभी थोड़ा सा काम ऐसा लगता है कि थोड़ी ज़्यादा पॉलिटिकल हो गई है। बिहार में चुनाव है, आप बेतिया के रहने वाले हैं, और जो आरोप है ना उसको इस तरीके की शक्ल लेता हुआ सा है कि देखिए NSUI के लड़के इनके साथ थे जब डिटेन हुए ये, नहीं, और ये पॉलिटिकल पार्टी की ओर से हाईजैक कर लिया गया इस आंदोलन को, और आप अपनी राजनीति, अपनी भविष्य की राजनीति चमकाना चाहते हैं, टिकट लेना चाहते हैं आगे चलकर। ये भी है। देखो सर, मैं आपको सारी बातें बहुत क्लियर में बता देता हूँ। अगर मुझे बिहार से टिकट चाहिए तो मैं बिहार में राजनीति करूँगा। दिल्ली में बैठ के बिहार से ही राजनीति नहीं होती है। नहीं, लड़के तो सब जगह के आए थे नहीं, ना। लड़के के सब, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, लड़के आने से बेहतर है मेरे पास बिहार में 10 मुद्दे हैं। बिहार में अगर बाढ़ होगा तो हम बिहार में जाकर के बाढ़ों की जो लोग हैं वहाँ पर उनकी सेवा करेंगे। बिहार में BPSC का आंदोलन होगा तो कूद करके हम वहाँ जाएंगे। किसी भी तरह का कोई भी आंदोलन होगा सबसे पहले जा करके वहाँ लीडर बनेंगे। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर बिहार में जाकर के बिहार की राजनीति बेहतर तरीके से की जा सकती है। तो वो राजनीति का कोई मेरे अंदर में भाव ऐसा है नहीं। दूसरी बात, आप कहते हैं कि NSUI के जो लोग आए थे, देखिए जैसे हम अभी आंदोलन करने के पहले हमने सभी लोगों को ज्ञापन देना शुरू किया, क्योंकि हमारा ये था कि हमारी बात संसद के अंदर में पहुँचे। तो जब हम ज्ञापन देना शुरू किए वहाँ पर, तो सबसे पहले हमने संजय सिंह को दिया जो कि आम आदमी पार्टी के थे। फिर उसके बाद में हमने दीपेंद्र हुड्डा जी को दिया जो कांग्रेस पार्टी के थे। फिर उसके बाद में BJP के एक MP थे, हमने उनको दिया। तो जिन जिन लोगों से हमारी मुलाकात हो पाई, हमारे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं किया कि हाँ ये पार्टी का व्यक्ति है, इसको देना है और दूसरे वाले को नहीं देना है। मुझे किसी भी पार्टी से अगर मान लीजिए जाना होता तो मैं उनके विरोधियों को ज्ञापन नहीं देता। हमने हर पार्टी के MP या MLA को हमने दिया है ताकि हमारी आवाज़ संसद तक पहुँचे। इसी बीच में हमारी टीम जो है रौनक खत्री से भी मिलती है और उनसे भी बात होती है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी यहीं पर है और उसके बाद में उसके प्रेसिडेंट हैं, वो तो कनेक्शन हो जाता है जल्दी। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी के आप प्रेसिडेंट से मिलने जाओ टाइम लगेगा। उनको मिल करके कहा जाता है तो वो भी 4-5 MP MLAs के कॉन्टैक्ट निकालते हैं और उनको भी हमारी जो डेलीगेशन है वो जा करके ज्ञापन जो है वो देती है। अब वहाँ पर ABVP से कोई आया था? नहीं, अब मुझे ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। तो जो प्रोटेस्ट होता है उस दौरान में अब वहाँ पर स्टूडेंट लीडर कौन कौन आए इसकी जानकारी मुझे रात में मिलती है। और रात में भी कैसे मिलती है, आपके खुद के जो पत्रकार हैं रजत जी, वो डिटेन हो गए और मैं डिटेन तो हुआ ही नहीं था। मैं तो, एक लड़की थी तृप्ति, उसके भाई को मैं खोजने गया था और खोजने के बाद में पुलिस वालों को पता चला कि ये टीचर हैं तो इनको भी भर लो बस के अंदर में। तो मैं रजत के बगल में ही बैठा हुआ था। तो वहाँ पर पता चलता अच्छा मेरे राइट में रजत है, तो लेफ्ट में भी एक व्यक्ति था डिटेन किया हुआ। मैंने उससे पूछा जी आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया यहाँ पर कि कोई दहिया करके उन्होंने बताया कि हम NSUI के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो बस में वहाँ पर, तो मैंने कहा आप कैसे आए, तो उन्होंने ये कहा कि असल में जब स्टूडेंट्स ने ये सारी वीडियोस बनानी शुरू की तो हमें पता चला कि रामलीला में बच्चों का आंदोलन हो रहा है, तो हम वहाँ पर पहुँचे और इस तरीके से चीज़ हुई। तो हमने किसी को इनविटेशन दे करके नहीं बुलाया। जो आह्वान था उसमें सारे शिक्षकों के लिए था। ये था कि मेरी टीम ने दोपहर में 12-1 बजे के करीब में ये बताया कि काफ़ी सारे MP MLA जो हैं वो आना चाह रहे हैं जिनको आपने ज्ञापन दिया है। तो मैंने कहा बिल्कुल भी अभी कह दीजिए कि आज तो वो वक्त नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं यहाँ पर कि आकर के वो ऐसी भाषण दे जिस पे हमारा कंट्रोल भी ना हो और हमारा मुद्दा पॉलिटिसाइज हो जाए। पूरे आंदोलन के दौरान किसी पार्टी का कोई झंडा नहीं था, किसी का कोई बैनर नहीं था, सिर्फ तिरंगा था और हम जो बात कर रहे थे वो सिस्टम के लिए बात कर रहे थे। डिटेंशन में आपके साझेदार हम लोग रहे, ललन टॉप की टीम भी डिटेन तो हुई। डिटेंशन की असली सच्चाई तो आप जानते हैं, वो देखा है हमने, उसको हैं, कवर भी किया। आप बेहतर जानते हैं, जो अफवाहें फैली हैं वो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन बात यह है कि शिक्षकों में कोई और डिटेन हुआ? शिक्षकों में इसीलिए नहीं सर, डिटेन तो सिर्फ बच्चे हुए थे और वो भी दिल्ली पुलिस के पास बस नहीं थी। अगर इनके पास में DTC वाली बड़ी बसें होती ना तो बहुत लोगों को भरते ही है। इनके पास में छोटी वाली क्लस्टर बस थी और वो भी सिर्फ 2 थी, जिसमें सीटिंग कैपेसिटी ही 20-20 लोगों की थी। तो उसमें यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को उन्होंने डिटेन कर लिया, कब किया ये पता नहीं। सारे शिक्षक निकल गए, मैं, राजा सर, हम 2 ही लोग थे जो सबसे एंड में निकले और हम निकल गए आराम से, बैरक के बाहर बैठे हैं। मैं राजा सर की गाड़ी में बैठा हूँ और जो सारे कांस्टेबल थे वो सारे अपने स्टूडेंट्स ही थे, क्योंकि कांस्टेबल सारे 24 बैच वाले थे। उनमें से कांस्टेबल ने ये भी कहा सर टेंशन मत लीजिए, लाठीचार्ज नहीं होगा। हम बोले काहे, क्योंकि हम लोग की ट्रेनिंग अभी पूरा नहीं हुआ है, हमको यही नहीं बताया गया लाठी चलाना कैसे है। ठीक है, तो मंशा ये है कि बस भीड़ को निकाला जाए। तो वहाँ पर हम सारे लोग बैठे थे, गाड़ी की लाइट बंद थी और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि पहले सारे लोग निकल गए कि नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं जाना चाहिए कि हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए और तब मीडिया में खबर आती है कि एक बच्चे का बेहोश होते हुए यहाँ पर बॉडी मिला।
वो हमारे लिए सबसे खतरनाक हो जाएगा। सबको पता है कि आदित्य सर फ्रंट पर हैं और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर में आ जाएगी, तो जब तक एक एक बच्चा निकल नहीं जाता है हम बाहर नहीं जाने वाले। उसी दौरान एक लड़की वहाँ पर तृप्ति होती है, वो काफ़ी ज़्यादा रोना शुरू करती है और पुलिस से बहस करती है, मेरा भाई अंदर है और मैं जाऊँगी। फिर हमें ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर इसको लेकर के जाएं और जिस तरीके से बहस कर रही है कुछ गलत हो जाए। तो वहाँ पर कहते हैं कि नहीं, 1-2 टीचर को इसके साथ में भेजिए, बट पुलिस भी बड़ी चालू होती है, ज़्यादा लोगों को नहीं भेजती, उन्हें लगता है कहीं जाकर के अंदर कुछ ना कर दें। तो कहती 2 में से कोई एक ही जाएगा। तो मैंने कहा मैं जाता हूँ। फिर मैं तृप्ति के साथ में जाता हूँ, जाकर के बसों के अंदर अनाउंसमेंट करता हूँ क्या अभिषेक त्रिपाठी या जो भी उसके भाई का नाम है वो है क्या, तो पहले बस में नहीं था, दूसरी बस निकल गई होती है। फिर वहाँ के डीसीपी होते हैं वालसन जी, उनसे जाकर के हम क्या कहते हैं, सर जो दूसरी वाली बस निकली है ना, एक बार आप उसमें अनाउंसमेंट करवा दो कि भाई है कि नहीं, ये कन्फर्म हो जाएगी तो सुकून हो जाएगा। लेकिन उस अनाउंसमेंट कराने के बजाय वो यहाँ पर बोलते हैं आप कौन है, तो मैंने कहा टीचर हूँ, तो इनको भी डिटेन करिए। अब ऐसा नहीं है कि आदमी भाग नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, यहाँ पर जो है पैर में हमने बांध रखे हैं पायल के, हम भाग नहीं पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सर वो भागना वो अपने आप में कायरता का प्रतीक है, वो हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि डिटेन हो जाइए, हम चुपचाप जा करके बस में बैठ गए, बिना बहस किए, बिना कुछ किए। और एक यही तो अभिनय शर्मा कह रहे हैं कि इकलौते शिक्षक जो डिटेन हुए। और मैं इस बात को पूरा कर लूँ कि एक अगर आप भारत का राजनीतिक इतिहास भी देखें, मतलब जेपी मूवमेंट से लेकर के और अभी मतलब रिसेंटली कन्हैया कुमार का जो फिनोमेना है, हिंदुस्तान ने बहुत सारे ऐसे लीडर्स देखे हैं जो जेल जाने के बाद लीडर बने। मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की तो बात नहीं कर रहा हूँ, बट इस आंदोलन की लीडरशिप में छात्र किसके पीछे सबसे ज़्यादा खड़े होंगे, सबसे ज़्यादा किसको भरोसा करेंगे, सबसे बड़ा चेहरा कौन सा उभरेगा, इस तरह की स्पर्धा में आपका हिरासत में लिया जाना आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहा? सर इसको हम फ़ायदे और नुकसान के तौर पे नहीं देखते हैं। मेरे लिए हिरासत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो मेडल है जिसको हम पहन करके जीवन में घूमेंगे। यकीन मानिए ये सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ करती है हमारी फैमिली को। मैं कोई लीडर नहीं हूँ जिसके परिवार की मानसिकता ऐसी बन रखी है कि चलो इसको 4 बार पुलिस पकड़ भी लेगी तो दिक्कत नहीं होगा। जब भी पहली बार जब 31 जुलाई में डिटेन हुए ना, तो जैसे वीडियोस निकलनी शुरू हुई कि आदित्य सर डिटेन और इस तरीके से, सर वो सबसे ज़्यादा ट्रॉमा फैलाती है फैमिली में। 24 तारीख का जो कांड हुआ उसके बाद में तुरंत हमारे मम्मी पापा फ्लाइट पकड़ करके तुरंत दिल्ली में आए। सर उनको आप समझा नहीं सकते हैं कि जैसे पुलिस लेकर के जा रही है तो बिठाएगी, उन्हें ये लगता है अरेस्ट होने के बाद में मार पिटाई की स्थिति हो सकती है। FIR एक ऐसी चीज़ है जो करियर बर्बाद कर सकती है। जिस गाँव से मैं आता हूँ पूरे गाँव में ये बात फैल गई कि इनके बेटे के ऊपर में तो FIR हो गया। मैं उस नाम को, उस कलंक को वहाँ पर मिटा नहीं सकता। तो मैं उसको ऐसा ये गहना पहन करके घूमने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जो हमारी समाज है वो शिक्षक समाज है, और शिक्षक के ऊपर में एक FIR होना कहीं पर भी ये नहीं दिखाता कि आप बहुत बड़े लीडर बन चुके। FIR तो नहीं हुई है वैसे? नहीं हुई है ना, हुई है आप 31 तारीख वाले मैटर पे अच्छा, FIR 31 वाले, धारा 223 BNS भी है। तो ये मैं इसको एक उपलब्धि नहीं मानता। 24 तारीख वाले में तो किसी पे FIR अभी तक नहीं हुआ, बट सुनने में आया कि है। बट मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे मेल पे या मेरे ऑफिस में कहीं पर कोई FIR की कॉपी अभी तक नहीं आई है, किसी बच्चे पे नहीं आई है। तो दूर दूर तक राजनीति से और इन सब चीज़ों का मेरा फ्यूचर का कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ ये है, पढ़ाना है, और ये है कि सर देखो भारत में रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और जिन बच्चों के साथ में अगर कहीं पर भी कोई भी गलती होगा, अगर मेरे FIR होने से उनके लिए अगर मैं जीत लेकर के आ सकता हूँ तो मैं 100 FIR लेने को तैयार हूँ, मुझे उसमें कोई डर नहीं है। पर स्टूडेंट पे FIR हो जाएगा तो? स्टूडेंट्स पर FIR होगा सर, आंदोलन में तो बच्चे तो आएंगे ही आएंगे। FIR में मर्डर केस थोड़ी लग रहा है उनके ऊपर में, कोई ऐसा तो संगीन धारा तो लगी नहीं। सरकारी नौकरी में समस्याएं आती हैं सर, तो नहीं आए घर से वो बाहर। अगर मान लीजिए कि एक छोटे से FIR से आज का युवा अगर डरने लगे, 2 लाठी से आज का युवा डरने लगे, तो यकीन मानिए ये 2 लाठी की चोट बहुत छोटी चीज़ है बेरोजगारी के चोट के आगे। क्योंकि इस तरीके से सरकार मजबूत होती है, सरकार को एक स्ट्रेंथ मिलता है, और यहाँ पर अपने आधार पर वो कोई भी बात रख सकती है। कल के दिन मैं अगर गवर्नमेंट में आ जाऊँ तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर ऐसी पॉलिसीज़ लेकर के आ जाऊँगा जो यहाँ पर बच्चों के हित में हो, अहित में हो, बाद की बातें हैं। और बच्चे अगर उसका विरोध करेंगे तो FIR के डर पर हम उन्हें शांत करा देंगे। तो इसका मतलब फिर वहाँ पर लोकतंत्र कहाँ रहा? फिर तो वहाँ पर जो मर्जी हुआ वो चलेगा। इस तरीके से तो BPSC के बच्चों को भी आंदोलन नहीं करना था। क्यों गए वो सड़कों पे? क्यों खाया उन्होंने लाठी? ठंडी के दिनों में पानी बरसाया जा रहा था उनके ऊपर में। वो गलत का विरोध क्या कर रहे हैं? वो जो है किसी चीज़ का गलत का विरोध कर रहे हैं वो। तो जब गलत का वहाँ पर विरोध कर रहे हैं तो वहाँ पे जाहिर सी बात है 2-3 नियम टूटते हैं। 2-3 नियम टूटते हैं तो वहाँ पर आप पे लाठी भी चल सकती है, FIR भी हो सकता है। ये बच्चे बहुत मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, अनपढ़ गंवार कोई भी नहीं है। 24 तारीख वाले जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस समय स्टेज पर आप भी थे और भी शिक्षक थे।
अभिनय सर से ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट कोई बातचीत हुई आपकी? हाँ बिल्कुल हुई, वहाँ पर हमने बुलाया भी, हमने कहा भी कि आप बिल्कुल बच्चों को संबोधित करिए, बताइए, थोड़ी हुंकार भरिए। तो जब वो स्टेज पर बोल रहे थे तो मैं नीचे वॉलंटियरिंग का सारा देख रहा था कि सारे बच्चे बढ़िया तरीके से व्यवस्थित बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। बढ़िया बताया उन्होंने, सारी बातें भी, काफ़ी सारे मीडिया उनके पास में भी आई और हर मीडिया को उन्होंने अपनी सारी बातें भी बताई जो अपने यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से बोलते हैं। बेरोजगारी के ऊपर में, सरकार के ऊपर में उन्होंने वो सारी बातें की, मुद्दों के ऊपर में ही बात की उन्होंने, सारी बातें की। उस दिन वाला जो प्रोटेस्ट था जो आपने 2 दिन के लिए रखा था, दूसरे दिन की अनुमति कैंसिल हो गई, इस बड़े विरोध प्रदर्शन का स्पेसिफिक टारगेट क्या था? देखिए, आप डीओपीटी से तो एक प्रतिनिधिमंडल मिलकर के आ चुका था, मांगे आप पहले से भी इसके पहले थी, बट क्या उस दिन का कोई स्पेसिफिक टारगेट था कि हम ये चाहते हैं कि डीओपीटी मिनिस्टर्स यहीं आए, जितेंद्र सिंह यहीं आए और हमसे मुलाकात करें, या एसएससी चेयरमैन यहीं आए और हमसे मुलाकात करें, या हमें ये स्पेसिफिक आश्वासन चाहिए तब साहब हम लौट जाएंगे? मेरे पास में फाइल एक में पूरी, अगर आप बोलोगे तो मैं पढ़ के दो एक बार दो। जैसे लोग ये कह रहे हैं ना कि हमारे पास में कहीं भी कोई डिमांड नहीं थी, या हमारे पास में कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं था कि लोगों के बीच में क्लैरिटी नहीं था कि वो क्या मांग रहे हैं और वो किससे मांग रहे हैं। प्रोटेस्ट के दौरान में ही एक पेज हम लोग पूरा सर्कुलेट कराते हैं और लोगों के बीच में अलग अलग भाषा में, हिंदी में और इंग्लिश में, ये पूरी तरीके से पूरा भेजा जाता है कि पहले आप लोग इसके अंदर में देख लीजिए कि समस्या क्या है। ये वो मुख्य चिंताएं हैं, एक बार आप इसको देखिए, ये हिंदी में भी है और सेम कॉपी हमारे पास में इंग्लिश में भी है। रिफॉर्म्स को लेकर के भी हम लोग यहाँ पर, ये हमारी प्रमुख मांगे होती हैं जो हम लोग लोगों के बीच में पूरा ये सर्कुलेट करते हैं। आप इसको ऑन कैमरा भी ये देख सकते हैं। और इसमें कुल मिलाकर के 10 बातें थीं जो हमने सही तरीके से लिखी हैं, जिसमें एसएससी का मुद्दा भी है और रेलवे का मुद्दा भी है। ठीक है, ये अभ्यर्थी की पूरी तरीके से सारी मांगे होती हैं। प्रेस में भी भेजने के लिए हम यहाँ प्रेस का भी पूरा विज्ञापित रखते हैं 24 अगस्त 2025 के नाम से, और ये सारी बातें इसमें लिखी जाती हैं। मैं इसका एक सार बता देता हूँ कि जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज जो 13 हुआ, जिसमें इनफैक्ट एसएससी चेयरमैन ने भी माना कि उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की 2025 की परीक्षाएं रद्द होकर के पुनः आयोजित की जाए, ये मांग है। और वर्तमान अयोग्य वेंडर्स परीक्षा आयोजित करने वाले व प्रश्न बनाने वाली एजेंसी को, जो एडिक्विटी की बात आप कर रहे हैं, कि उसको बदला जाए और सक्षम वेंडर्स को लाया जाए, और भरोसेमंद वेंडर और मजबूत व्यवस्था जब तक उपलब्ध ना हो तब तक आगामी एसएससी परीक्षाएं स्थगित की जाएं, गलत प्रश्न ना पूछे जाएं, प्रत्येक विषय के लिए स्टैंडर्ड सोर्सेज तय किए जाएं, टीयर 2 परीक्षा में प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि भाग्य पर नहीं बल्कि ज्ञान पर चयन आता। रेलवे का भी इसके अंदर में पूरा जिक्र हुआ कि टाइमली कैलेंडर आए और बढ़िया तरीके से उनका टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सभी का एक फिक्स डेट हो और उसका रिजल्ट भी टाइमली अनाउंस। ठीक है, तो मैं इस आपके मैकेनिज्म को समझना चाहता हूँ कि उस प्रोटेस्ट के जरिए हम क्या चाहते थे। ये मांगे हम जुलाई से देख रहे हैं। हमने बहुत बड़ा फार्मर प्रोटेस्ट हाल में देखा था जब किसान यहाँ आ गए थे और उन्होंने कहा था कि आप जब तक घोषणा नहीं होती तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, जब तक ये मांगे माने जाने की हमारी घोषणाएं नहीं होती, ये फार्म लॉज वापस नहीं लिए जाते, तब तक हम हिलेंगे नहीं। उसके दौरान प्रतिनिधिमंडल गए, किसान नेता गए, कृषि मंत्री से मुलाकात हुई। वो एक तरीका था कि इस दौरान बातचीत का एक दौर शुरू हुआ। क्या आप उस तरीके को फॉलो करना चाह रहे थे जहां आप ये चाह रहे थे कि मंत्री यहीं से जो है एक संवाद का सिलसिला शुरू हो, मंत्री या तो हमसे मिलने आए या यहीं से हमें बुलाया जाए वरना हम नहीं हटेंगे? अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग नेचर होता है। कई बार आपके डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं और अलग अलग विभाग के हैं, तो वैसे केस में सरकार एक डेलीगेशन भेजती है जिसमें कोई मंत्री कोई नेता नहीं होता। वो डेलीगेशन आती है क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए एक डिमांड है, एसएससी की डिमांड है, मान लीजिए वो डीओपीटी मिनिस्टर के अंडर में है तो उसको डीओपीटी मिनिस्टर ही सॉल्व करेंगे। रेलवे की जो डिमांड है वो रेलवे मिनिस्टर के अंदर में है तो वो रेलवे मिनिस्टर सॉल्व करेंगे। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि एक साथ 4 मिनिस्टर को भेज दे। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल या उनके सीनियर अधिकारी यहाँ आपसे मिलने आएंगे? वो सारे, देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक केस ये होता है कि डेलीगेशंस आती है और डेलीगेशन आकर के कोऑर्डिनेट करती है जो कमेटी है
और जो बच्चे हैं उनके साथ में कि आपकी डिमांड क्या है और हम इसको ऊपर पहुंचाएंगे। दूसरा मान लीजिए कि ये होता है कि सरकार अपने ट्वीट के माध्यम से एक छोटी सी चीज़ उसमें से दिखा देती है। जैसे यूपी कांस्टेबल का जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ कोई डेलीगेशन मिलने नहीं आई थी, लेकिन प्रोटेस्ट के दौरान में ही एकदम बीच में, मुझे लग रहा है दोपहर का समय था, यूपी भर्ती बोर्ड और दिल्ली के यूपी के जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, दोनों अपने ट्विटर हैंडल से सेम ट्वीट करते हैं कि जो ये पेपर है वो रद्द किया जाता है और पुनः पेपर होगा। तो ये भी अपने आप में एक जीत है कि बिना डेलीगेशन के भी वहाँ पर सरकार तक बात पहुँचती है और ट्विटर के माध्यम से ये सारी चीज़ें शेयर कर दी जाती हैं। यहाँ पर हमारा ये था कि या तो डेलीगेशन आ सकती है तो डेलीगेशन आकर के मिले, सारी बातों को समझे, कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को जा करके वो बताए, फिर वो अथॉरिटीज़ फर्दर आकर के सेकेंड मीटिंग करना चाहती है तो वो आकर के मिले और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। और नहीं तो जैसे हमारी 5 प्रमुख मांगे, उनमें से कोई एक मांग तो फिलहाल आप जैसे एडिक्विटी हटाना है तो या तो ट्विटर से या कहीं से भी आकर के वो दिखे कि हाँ एडिक्विटी हैज़ बीन रिवोक्ड, ठीक है, तब आगे की सारी प्रोसेस हो। लेकिन कहीं पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डिमांड सरकार से थी, क्लियर थी। अब तरीका वो क्या करते हैं ये मैं नहीं बता सकता हूँ, तरीका तो सरकार ही बताएगी कि वो किस तरीके से हमसे कांटेक्ट करें। एडिक्विटी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक अभिनय सर ने आप पर यह आरोप लगाया कि साहब आप 12 अगस्त की रात खुद एडिक्विटी के अधिकारियों से दिल्ली के 5 स्टार होटल लोधी होटल में जाकर के मिले थे और उनसे सौदेबाजी की कोशिश की थी। उन्होंने एक अमाउंट भी कोट किया है, 50 करोड़ रुपए मांगे। आप मिले थे एडिक्विटी के अधिकारियों से? सबसे पहले है ना, मुझे लगता है कि आज के समय में अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वो दुनिया कम देखती है, लेकिन उसके लूपहोल्स को निकालने में पूरी दुनिया पागल हो जाती है। मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाया और उस यूट्यूब वीडियोस पे मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया। उस यूट्यूब वीडियो को बनाने के पहले लगभग हफ्ते 10 दिन पहले से मैं सारे लोगों से मिल रहा हूँ, सभी लोगों से बात कर रहा हूँ। उसमें कुछ लोग एडिक्विटी के हैं, कुछ वेंसिस्को कंपनी के हैं, कुछ वहाँ पर एसएस इंफ्रा के हैं, कुछ यहाँ पर अलग अलग सेंटर्स के लोग हैं जिन सेंटर्स को ये जिम्मा मिला है पेपर कंडक्ट करवाने का। कुछ से दिन में मीटिंग होती है, कुछ से रात में मीटिंग होती है, कुछ से ऑफिस में मीटिंग होती है, कुछ बाहर मीटिंग होती है। सारी मीटिंग्स को निकालने के बाद में वो सारे प्रूफ में इकट्ठा करके लेकर के आता हूँ और वो प्रूफ लेकर के मैं पूरी वीडियो बनाता हूँ, सारी चीज़ें मैं वहाँ पर करता हूँ। किस तरह के प्रूफ? प्रूफ जैसे ये था कि सबसे पहले एसएससी का जो पेपर कंडक्ट हो रहा है, वो पेपर कंडक्ट करने के लिए उनको बिडिंग कितना मिला है। एडिक्विटी को जैसे 513 रुपये मिलते हैं, 171 के हिसाब से अगर आप देखोगे 171 इंटू 3 शिफ्ट, ठीक है, तो 513 रुपये एडिक्विटी को पैसा मिलता है पेपर कंडक्ट करवाने का। और वो एकदम नीचे जो एग्ज़ाम सेंटर होता है एंड, क्योंकि बीच में काफ़ी होता है, एडिक्विटी खुद पेपर नहीं कंडक्ट करवाती है। एडिक्विटी 2 वेंडर्स हैं, जैसे एसएस इंफ्रा है और यहाँ वेंसिस्को है, उनको देती है। फिर ये जो होते हैं ये सारे सेंटर वालों को पैसा देते हैं। तो जो सेंटर वाले होते हैं उनको लगभग 100 रुपये के आसपास में, ये भी मैंने पूरा अमाउंट दिखाया हुआ है, जो आप मेरी वीडियो को अगर आप चला सकते हो तो आप चलाना, उसमें पूरा अमाउंट दे करके हम बताते हैं कि इन सेंटर्स वालों को कितना कम पैसा मिलता है। क्योंकि जब सेंटर वालों से हमारी बात होती है तो वो क्लियरली ये बता देते हैं कि सर हमको पैसा वैसा देखो ज़्यादा मिलता है नहीं, उल्टा जेब से लगाना पड़ता है। और ये पूरा अभी जितना मैकेनिज़्म चल रहा है, ये सारा टाइम जितना भी चलेगा, हम लोग पूरा पैसा लगाएंगे। जब पेपर एंड हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, तब हमको यहाँ पर पैसा 6 महीने के बाद में मिलेगा। तो मैंने कहा आप काम कैसे कर रहे हैं? तो सर बस इसी में चल रहा है। फिर एक दूसरे सेंटर से मैं बात करता हूँ जिसको पेपर नहीं मिला, वो बताता है कि लोग का काम चल नहीं रहा है। असल में यहाँ पर ये लोग अपना दुखड़ा बता रहे हैं, पैसा तो कम आ रहा है, ठीक है 6 महीने के बाद पेमेंट मिलेगा, वो भी सही है, बट ये क्या करते हैं, पेपर सेटिंग करते हैं। पेपर सेटिंग कैसे करते हैं? रिमोट 2 तरीके से होता है, या तो स्वैपिंग से होता है या रिमोट एक्सेस से होता है। स्वैपिंग की अगर हम वहाँ पर बात करते हैं तो जो कैंडिडेट पेपर दे रहा है उसके जगह पर दूसरे से वो बिठा देंगे। मैंने कहा, जिससे मैं मिला था, कि क्या सबूत है आपके पास में इसके? तो उन्होंने कहा कि सर ठीक है, हम आपको भेजते हैं, आप अपने तक रखिए, कॉन्फिडेंशियल रखिए, सारी चीज़ें रखिए। और कम से कम 150 कैंडिडेट का मेरे पास में स्वैपिंग का प्रूफ भेजते हैं कि ये कैंडिडेट देखो, सिस्टम के अंदर में जब आप पेपर देने जाते हो तो एक कैंडिडेट के पास भी मोबाइल नहीं होता, इन्विजिलेटर के पास भी मोबाइल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये मैक सिस्टम के अंदर में ये सारा फोटो आया है मेरे पास में, मैं आपको भेजता हूँ, अपने तक कॉन्फिडेंशियल रखिए। फेस स्वैपिंग का प्रूफ मैं बच्चों को वैसे दिखाता हूँ। दूसरा, उसके बाद में रिमोट एक्सेस की रही बात, मैंने कहा रिमोट एक्सेस तो मान ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने सीडेक लगा दिया है। और सीडेक लगाने का उद्देश्य यहाँ पर यह था कि कोई भी दूसरे जगह से अगर रिमोट एक्सेस करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीडेक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक।
तो मैंने ये साफ उनसे कहा, उन्होंने कहा आप गलत फहमी में है। सीड एक बॉस के माध्यम से ऑपरेट करती है, जैसे अबंटू एक सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर इनका बॉस एक सॉफ्टवेयर है। और बॉस का यहाँ पर क्या है काम कि थोड़ा सा उसको हिंडर करना, एक तरीके से रेड अलर्ट आ जाता है सीधा, कोई भी अगर एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसको रोकेगी, और रोकेगी। तो यही कारण था सर्वर के इश्यूज़ में आने का। बट कुछ जगह पर ऐसा होता है कि सिस्टम पर अटैक किया जाता है, मैलवेयर अटैक बाहर से होता है कि हाँ रिमोट एक्सेस करने की कोशिश की जाती है। वहाँ पर क्या होता है कि सेंटर वाले जो होते हैं बच्चों को बोल देते हैं कि आप लोग अपना सिस्टम बंद कर दो। 20-20 मिनट तक, आधे घंटे तक सिस्टम को रिबूट किया जाता है और फिर से उनको उसी सिस्टम पर बिठा दिया था जिस पर अटैक करने की कोशिश की गई। वहाँ से हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है कि कुछ पेपर रिमोट एक्सेस से गए भी हैं। नहीं तो आप अपने नज़रिए से ये इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वहाँ जाकर, ताकि आप यूट्यूब पर छात्रों को बता सकें। यूट्यूब पर छात्रों को नहीं बता सके। हर बार क्या होता है ना, जब भी हम सरकार को कोई बात बोलते हैं, ठीक है, या हम मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में हम मिनिस्टर्स को कोई बात कहते हैं, तो वो सीधा बोल देते बेबुनियादी बात कर रहे हैं आप, आपके पास में कोई सबूत ही नहीं है, आपके पास में कोई प्रूफ ही नहीं है। तो आपके पास सबूत हैं तो आप कोर्ट में ये दाखिल करेंगे? हमने यूट्यूब पर कहा कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी की जाए, और अभी हम लोग नहीं, सारे कोर्ट जाइए नहीं, हाँ आप बिल्कुल तो जा आप रहे हैं। सबूत हम लोग जमा अब कर सारी की सारी प्लानिंग्स भी कर रहे हैं, सारे टीचर्स मिल करके, कि कैसे इसको हम कोर्ट में ले जा करके सारी बातें पेन ड्राइव में और बाकी सारी चीज़ें करके हम उसे दे पाएँ। तो हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन है और इसके लिए हम प्रिपेयर्ड हैं। हम लोग इसकी प्लानिंग पूरी किससे मिले थे एडिक्विटी में, नाम याद है? नहीं, एडिक्विटी के लोग नहीं थे वो। मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी एक भ्रम है। कोई ऐसा एडिक्विटी के पर्सन से मेरी मुलाकात नहीं हुई। जो वो थे वो वेंसिस्को के लोग थे, जो वेंसिस्को ये पेपर कंडक्ट कराती है। तो अभिनय सर को खुद ही ये नहीं पता कि मैं मिला हूँ तो किससे मिला हूँ। और वेंसिस्को के भी जो लोग आए थे उनका बस ये था कि एक सॉफ्ट धमकी थी, आप यूँ मान लीजिए कि आप ये वीडियो को टेक डाउन कर लीजिए, एल्स आपको अभी पता नहीं चलेगा, 6 महीने बाद आपको ये पता चलेगा कि आपके साथ में क्या हो रहा है। उस समय जो आपके बच्चे, मैं ऑन कैमरा आपको ये बात बोलता हूँ, उस समय आपके बच्चे भी भूल जाएंगे आपको, उस समय सारा मुद्दा भी खत्म हो जाएगा, परेशानी सिर्फ आप झेलेंगे। और आगे से कोई वीडियो हमारे पे मत बनाइएगा। हमारी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। आपका अगर क्वेश्चन है आप एसएससी से जा करके करो, आप हम पे इन्वेस्टिगेट करने की अथॉरिटी नहीं रखते। आप एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में लेके नहीं आ सकते। ये मेरी वहाँ पर बात हुई, मुश्किल से 10 मिनट का हुआ और हम निकल गए। बट मुझे 1% भी नहीं पता था कि हमारे साथ के शिक्षक इसमें मुझे सहयोग करने के बजाय, वहाँ पर मेरे किए गए काम को सराहने के बजाय, उसको और आगे बढ़ाने के बजाय, मेरे साथ में लग करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाने के बजाय आकर के क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर में कर देंगे। रही बात कि इन्होंने ये कहा कि 50 करोड़ की डिमांड की और ये की, तो बढ़िया मानहानि का केस जाएगा इनके ऊपर में इस शब्द के लिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की एक अपनी मान्यता है, एक उसकी अपनी इज्जत है, और आप उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के कोई भी बात कह देंगे तो आप वहाँ से बच के नहीं निकल पाएंगे। उनको ये साबित करना पड़ेगा कि मैंने ये बात कहा है, उनको ये साबित करना पड़ेगा कि मैंने एडिक्विटी के लोगों से मीटिंग की है, और अगर वो साबित नहीं कर पाएँ तो उसका परिणाम बहुत गंदा उनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है। एक कमेंट आया हमारी एक वीडियो पर, इसी कवरेज से जुड़ा हुआ वीडियो था। मुझे लगा कि वो कमेंट, यूट्यूब कमेंट आपके सामने रखना चाहिए। वो कमेंट ये है, मैं पढ़कर मुस्कुराया लेकिन उसमें त्रासदी भी छिपी है। उसमें कमेंट ये था कि टीचर्स पहले बच्चों से कहते थे कि बच्चों आपस में मत लड़ो, अब बच्चे टीचर से कह रहे हैं कि सर लोग आप आपस में मत लड़ो। उन्होंने एक वीडियो बनाया, आपको अच्छा नहीं लगा कि अगर उनके मतभेद थे वो टीचर्स ग्रुप पे बात करते, पर्सनली बात कर लेते, यूट्यूब पर वीडियो बनाना ठीक नहीं था। पर आपने जो उनके काउंटर में वीडियो बनाया, उसमें भी उनके लिए कोई फूल तो झड़ नहीं रहे हैं। आपने भी लगभग उसी भाषा में जवाब दिया कि अब समय उससे और बेकार भाषा में मैंने जवाब जी, मेरे पास वो पूरा वर्बेटम है, मैं पढ़ नहीं मैंने रहा हूँ। और बिलो द बेल्ट जाकर के भाषा में जवाब दिया, और उसका कारण भी था सर। ऐसा नहीं है, अभिनय सर ऐसे व्यक्ति है ना, आप एक टीचर अंकित अवस्थी सर है, उनकी वीडियो देखोगे, उन्होंने कहा है कि अभिनय सर ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके साथ में भी रहेंगे और अगले घंटे पता ही नहीं चलेगा कि आपके खिलाफ जाकर के कब यूट्यूब पर बोल रही है। और ये बात शुरू से उनका हर टीचरों के साथ में रहा है। पहले राकेश सर को भरा बुला कहा, 15-15 लाख में बिक गए, ये कहा, टॉपर्स को आप खरीदते हो इतने में, ये कहा, फिर जाकर के उसी संस्था में वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर वो नीतू मैम को काफ़ी कुछ बोला उन्होंने, फिर गगन प्रताप सर से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लड़ाई करी, और अभी फिर साथ में ही रहे। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट टारगेट इनके लिए मैं था कि बस अब इनको किसी भी हाल में जो है बढ़िया से बोलना है, बढ़िया से रोस्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं। पहली वीडियो वो आकर के यूट्यूब पर बिना नाम लिए एडिक्विटी वाले केस में बच्चों के बीच में पूरा भ्रम फैलाते हैं। आप में से एक टीचर होता है, बहुत बढ़िया से सर नैरेटिव सेट करते हैं, ग्रुप में भी करते हैं। आप में से एक टीचर होता है जो 5 स्टार होटल में जा कर के मिलता है, गुप्त रूप से मिलता है, और मिल करके क्या लेकर के आता है वो वही जाने, मिल करके वो पैसे लेता है, मिल करके वो क्या लेता है, और पूरा एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है।
जब मैं ये सुनता हूँ तो मुझे काफ़ी दुख होता है कि यार जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ और जिस मुद्दे पे लड़ रहा हूँ, साथ देने के बजाय ये व्यक्ति मेरे को यहाँ देशद्रोही बना रहा है। मैं चाहता तो तब भी इनका वीडियो का रिप्लाई बहुत तरीके से कर देता। इस वीडियो के बनाने के पहले मैंने मिनिस्टर से बात भी की थी कि सर आप ऐसे मत करिए, एक ही आप फालतू का भ्रम फैला रहे हैं। बट उनको वही करना होता है जो उनका मन कहता है। वो वीडियो बनाते हैं लेकिन उसके बाद भी मुद्दा भटक ना जाए तो मैं उसका कोई रिप्लाई नहीं करता हूँ। अगर आप देखेंगे तो पहली बार ये वक्त होता है कि सर ने कुछ कहा, हमने कोई रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद भी सारी चीज़ों को भुला करके हम उन्हें अपने ऑफिस भी बुलाते हैं, मीटिंग भी करते हैं, बढ़िया भाईचारा भी निभाते कि यार किसी भी तरीके से बच्चों का आंदोलन है, कृपया करके इसको ख़राब ना करो। आपसी मतभेद होगा, जाहिर सी बात है मुद्दा भटक जाएगा, कभी लड़ाई हो नहीं पाएगी। उस बात मतलब जब पहली वीडियो बनाई थी ना, मैंने टीम से सीधा कहा था इनको महारानी का डिफेमेशन का केस भेजो, और आज के बाद इस इंसान का मैं नंबर ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं नहीं यहाँ पर बात करूँगा। बट फिर दूसरी तरफ हमारी जो टीम होती है वही कहती है कि सर देखिए अभी लड़ाई बड़ी है, आप लोगों को साथ रहना पड़ेगा तभी आप जीत पाओगे, पर्सनल ग्रजेस को ख़त्म करो। ना मैं महारानी का केस करता हूँ उनके ऊपर में, ना मैं उनके ऊपर में कोई वीडियो बनाता हूँ, ना आकर के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक भी शब्द उनके बारे में कहता हूँ, और मैं शांत रहता हूँ। फिर अनाउंसमेंट करते हैं, सारे लोग साथ में आते हैं, बढ़िया से मीटिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं। बट जब ये सेकंड वीडियो लेकर के आते हैं तब मेरे लिए वो पानी ऊपर हो जाता है। अब मुझे लगता है कि इस इंसान को इसके भाषा में जवाब देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति इतना मुंहफट बन जाए, आकर के जब मर्जी जिस टीचर को बोल दे और यहाँ पर अपने आप को जस्टिफाई करके चला जाए। बोलने की जो इनकी कला है, ये अपने आप को उसमें बहुत विद्वान मानते हैं, तो दूसरे के पास भी ज़ुबान है जो अपनी भाषा में जवाब दे सकता है। दूसरी बात यहाँ पर गलत क्या हो जाता है, बच्चों को ये लगता है कि शिक्षक आपस में भिड़ रहे हैं और भिड़ गए तो हमारा आंदोलन साइड हो गया। देखिए मैं आपको एक बच्चों को भी एक बात बहुत स्पष्ट भाषा में कह देता हूँ। आप अगर दो शिक्षकों की लड़ाई से ये मान लेते हैं कि आपका आंदोलन खत्म हो गया है तो आप एकदम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपका आंदोलन हम शिक्षकों से नहीं है, आपका आंदोलन आप लोगों के एकजुटता से है। आप ही अगर आंदोलन में नहीं आएंगे तो आंदोलन कभी सफल हो नहीं पाएगा। तो आप इतने जल्दी हताश मत होइए, इतने जल्दी निराश मत होइए। सरकार को एक लूपहोल मिला है और लूपहोल का वो बढ़िया बेनिफिट उठाएगी। आदित्य जी, बट मैं आप सब्र रखिए। वहाँ जो आप बात कह रहे हैं, मतलब एक दाग लगाने का अवसर तो मतलब चूंकि जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप जाहिर है कि सरकार, प्रशासन, डीओपीटी, एसएससी, पूरी व्यवस्था के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप उसके खिलाफ खड़े हैं। आप चाहते हैं कि दोनों के बीच संवाद हो और समाधान निकले, पर ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाए और हो हल्ला ना हो, और जब छात्र गुस्से में होता है तो वो अपनी समस्याएं कहता है, तो वो उन समस्याओं की व्याख्या इस तरह से भी होती है कि देखिए सरकार के खिलाफ बच्चे बोल रहे हैं। इसीलिए सरकार तो ये चाहेगी कि दो शिक्षकों के मतभेद को यूटिलाइज किया जा सके। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि डीओपीटी ने ट्वीट किया है आज, एसएससी चेयरमैन ने ये बात कही, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी कि प्रोटेस्ट बीइंग ड्रिवन बाय दोज विद वेस्टेड इंटरेस्ट्स क्लेम एसएससी। और उसके बाद डीओपीटी ने एक कार्ड ट्वीट किया है जिसमें लिखा है क्या ये प्रदर्शन जो हैं सच में अभ्यर्थियों के हैं या इनके पीछे ईंधन मुहैया करा रहे हैं कोचिंग सेंटर्स या बिजनेस मॉडल्स के जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। तो आपने जो जवाबी वीडियो बनाया, पहले उन्होंने बनाया और आपने जवाबी वीडियो बनाया, उससे कोई आपके कॉज को फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान ही हो रहा है। सर कई बार जब बात अस्तित्व की आ जाती है तो उसको भी देखना पड़ता है। कई बार बात जब आपके इंटीग्रिटी के ऊपर में क्वेश्चन मार्क हो जाता है तो उसको भी देखना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे जो कनेक्टेड है वो मेरे से हैं। आप आगे की लड़ाई तभी जीत सकते हैं जब आपके ऊपर में बच्चों का विश्वास हो। जब आपके ऊपर में ही विश्वास नहीं होगा तो आप दूसरी बार आह्वान कर लीजिए, तीसरी बार आप कुछ कह लीजिए, चौथी बार आप कुछ अच्छा काम कर लीजिए, वो मानेंगे ही नहीं इस बात को। तो इसीलिए जवाब देना ज़रूरी पड़ता है। दूसरी बात, ये शिक्षक में मुझे भी और ये सभी को समझने की आवश्यकता है कि आपस के लड़ाई से, आपस के एक दूसरे के काउंटर से हमेशा गवर्नमेंट एक लूपहोल निकालेगी और लूपहोल को ही प्रेजेंट करेगी, वो कभी भी अपनी कमी नहीं बताएगी। ये पूरे भारत को समझने की आवश्यकता है सर कि इतना बड़ा आंदोलन हो गया, इतनी बार सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो गया, इतनी बार हमने पीजी पोर्टल पर सारे मेल डाल दिए, और इतना कुछ करने के बावजूद में सरकार ट्वीट नहीं करती है। डीओपीटी मिनिस्ट्री से कोई ट्वीट नहीं आता है, लेकिन दो शिक्षकों की लड़ाई पर वो तुरंत यहाँ जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में छाप देते हैं और उसको वहाँ पर वो ट्वीट करके ये बता देते हैं कि ये जो है पूरा लड़ाई हो रहा है। यानी गवर्नमेंट हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो सीधा तैयार बैठा है कि हम चेंज नहीं करेंगे बट हम इसका डायरेक्शन ज़रूर मोड़ देंगे। और ये नुकसान है, बिल्कुल रिग्रेट है, बिल्कुल मुझे रिग्रेट है, इस बात का रिग्रेट है कि यहाँ पर ये चीज़ें ऐसी नहीं जानी चाहिए थी। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि यहाँ पर मेरी गलती नहीं है।
बट मेरे पास में कोई ऑप्शन भी नहीं था। वहाँ पर मुझे अपने आप को भी डिफेंड करने के लिए, मेरे ऊपर में लगाए गए आरोप को भी यहाँ सही और गलत बताने के लिए एक वीडियो बनानी थी और उसी भाषा में बनानी थी। बट मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि हमारा जो ये प्रोटेस्ट है, हमारा जो ये आंदोलन है, ये दब जाए। जो शिक्षक हैं, सभी लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, कोई भी लीडर बने, मुझे शौक नहीं है लीडर बनने का। आप नेतृत्व करिए, लेकिन इन बच्चों के आंदोलन को ख़त्म मत होने दीजिए। मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, मुझे लीडर बनने का कोई शौक नहीं है सर। 24 अगस्त के विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा कैसे बनी? थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूँ बातचीत को फिर से, लेकिन वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसमें कई सवाल उठे। उसमें ये कहा गया कि साहब परमिशन तो एक एनजीओ ने ली थी, इंसाफ नाम का एनजीओ है, वो एनजीओ जो राव कोचिंग के समय उसके बाद बना था, जब प्रोटेस्ट हुआ था, जब पानी भर गया था यूपीएससी कोचिंग के बाहर ओल्ड राजेंद्र नगर में, और उसके बाद बना और उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ वहाँ से। तो ये आरोप लगाया गया कि उस एनजीओ से जुड़े हुए जो लोग थे, जो परमिशन लेकर के आए थे, वो तो एसएससी के मुद्दों की जानकारी भी नहीं रखते थे। आप जानते थे कि ये लोग एनजीओ से जुड़े हुए हैं जो परमिशन लेके आए हैं? ये सर देखिए, होता क्या है कि 6 तारीख को आह्वान अभिनय सर के द्वारा होता है कि हम लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन उसके बाद में वो कैंसिल हो जाता है और वो खुद भी नहीं आते, बच्चे भी नहीं आते वहाँ पे। वहीं पर कुछ बच्चे मौजूद होते हैं जो आकर के फिर मेरे से ऑफिस में मिलते हैं कि सर क्या हुआ, आज तो सभी लोग आने वाले थे, आए नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसे करके कैंसिल हो गया और ये हम नहीं जाना चाहेंगे। उन बच्चों से मुलाकात होती है, पहली मीटिंग हमारी, उस पर सारा डिस्कशन होता है। तो वो ये बताते हैं कि हमने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं और हमने बेहतर तरीके से बच्चों को हर जगह पर न्याय भी दिलाया है। हमारे लिंक्स भी काफ़ी अच्छे हैं और हमें पूरा प्रोसेस जो है वो एक पूरी तरीके से पता है। वो डीसीपी से लेकर के वो जो सारी मीटिंग्स और सारी चीज़ें जब वो दिखाते हैं, तो मेरा एक विश्वास होता है उनके ऊपर में कि हाँ, इनके साथ में मिल करके हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, परमिशन का जो रहा ना, मैं खुद अगर ऑफिस खेलूँगा, मुझे कभी परमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर से सीधा आदेश था, कोई भी टीचर अगर परमिशन मांगे तो उसको परमिशन मत देना। स्टूडेंट अगर मांगता है तो आप स्टूडेंट को दे सकते हो। अब पर एनजीओ कैसे बीच में आ गया? आपने एनजीओ नहीं है, मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। वहाँ पे इंसाफ का आपने कोट किया कि इंसाफ को यहाँ पर जो है परमिशन मिला है। इंसाफ को परमिशन नहीं मिला है, एआरसी को परमिशन मिला है। अच्छा। आप जो डीसीपी हैं, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ललन टॉप में वो परमिशन दिखाते हैं, आप देखोगे तो वो एआरसी यानी एस्पिरेंट रिफॉर्म कमेटी के नाम से मिला है। एस्पिरेंट रिफॉर्म कमेटी, मुझे जो इन लोगों ने बताया वो ये बताया कि हमने हाल फिलहाल बनाए हैं और इसीलिए ताकि हम ये दिखा पाएँ कि एक कमेटी और कमेटी को ही यहाँ पर जो है वो परमिशन दिया जाए। इंसाफ के बारे में वो क्या है क्या नहीं, मैंने बहुत डेप्थ लेवल में सर्च नहीं किया, मुझे ना उतना घुसने की आवश्यकता थी कि हम इतना जा करके हम पता करें। पर ये स्टूडेंट ड्रिवन एआरसी से जुड़े हुए लोग जो थे, एसएससी के छात्र थे? नहीं, यूपीएससी के छात्र थे। और जब मैंने पहली बार यहाँ पर वीडियो में आह्वान भी किया, बताया भी कि ये परमिशन मुझे नहीं मिला है, ये परमिशन इन बच्चों के द्वारा मिला है, तो मैं उन्हें ऑन कैमरा भी लेकर के आता हूँ। मैं ये बोलता भी हूँ कि यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं और इनकी मदद के माध्यम से हमने परमिशन लिया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आंदोलन यूपीएससी ड्रिवन हो जाएगा। मेरे लिए चाहे कोई यूपीएससी का स्टूडेंट जो है वो परमिशन लेकर के आए, कोई यूपीएसआई का लेकर के आए, कोई कांस्टेबल का लेकर के आए, कोई स्टेट पीसीएस का लेकर के आए, परमिशन लाने वाला कौन है ये मैटर नहीं करता है। परमिशंस के बाद में आप अंदर डिमांड क्या करते हैं, अंदर आपके स्लोगन्स क्या होते हैं, पर्चे क्या होते हैं, मीडिया बाइट्स क्या होती है, वो बहुत मैटर करता है। और इस चीज़ का प्रॉपर हमने ध्यान रखा था कि उसके अंदर में कहीं पर भी कोई भी यूपीएससी का जिक्र नहीं हो। पूरे आंदोलन के दौरान एक भी आपको यूपीएससी का बैनर नहीं दिखेगा, एक भी व्यक्ति के ज़ुबान से यूपीएससी के नारे नहीं दिखेंगे, एक भी व्यक्ति से कहीं पर भी यूपीएससी के रिफॉर्म की बात नहीं दिखेगी। तो ये अपने आप में गुमराही है कि परमिशन लेने वाले यूपीएससी के थे, तो यहाँ पर एसएससी का रिफॉर्म कैसे होगा, ये बिल्कुल गलत है। एक दिन पहले 23 अगस्त को आप टीचर्स की भी मीटिंग हुई थी? बिल्कुल हुई थी। में क्या क्या क्रक्स उसका क्या था बातचीत? यही मीटिंग में ही था कि परमिशन अब ऐसे ले लिया गया और आगे इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप एकदम से 24 अगस्त को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कैसे हो गए? मतलब तो कलेक्टिव लीडरशिप थी, बहुत सारे लोग थे शुरू से। कलेक्टिव लीडरशिप थी तो सभी ने कलेक्टिव एफर्ट लगाए हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसा काम कर दिया जो सेंटर ऑफ लीडरशिप हो गया। अब कुछ लोगों को वीडियो मेरे ऊपर में ही बनानी है और वो वीडियोस उनके मिलियंस में जाएंगे तो ऑटोमेटिक मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाऊंगा। अरे नहीं साहब, मैं अभिनय शर्मा का इंटरव्यू ललन टॉप पे हुआ है और मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर कमेंट्स आपके बारे में जिस तरह के आए हैं, ज़्यादातर सकारात्मक कमेंट हैं। बट जुलाई तक आदित्य रंजन इतने पॉपुलर नहीं थे। 24 अगस्त को क्या हुआ?
ऐसा कि आप पॉपुलर हुए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम 31 तारीख को भी जो हुआ था डीओपीटी के बाहर जब डिटेन हुए थे, तो उसमें 2 ही लोगों की वीडियो वायरल हुई थी, मेरी और विक्रमजीत सर की थी। तो हमें ये नहीं पता था कि हम ही दोनों की वीडियो बहुत ऊपर चली जाएगी, बहुत वायरल हो जाएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। दूसरी 24 अगस्त की अगर हम बात करें तो 24 अगस्त को मेरी पूरी ये कोशिश थी कि कहीं पर भी किसी भी तरीके से अकेला सारी चीज़ें मेरे ऊपर में ना आए। ये टीचर्स और स्टूडेंट का है तो स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में ही रहे। जितनी मीडिया होती है वो सारे के सारे हर टीचर का इंटरव्यू करती है। कोई एक ऐसा मीडिया चैनल नहीं मिलेगा जहाँ पर सिर्फ मेरा इंटरव्यू होगा और किसी और टीचर का नहीं होगा। तो ये कम्प्लीटली वेस्टेड सभी लोगों पर था। अब कोई एक व्यक्ति ये कह दे कि हाँ आदित्य सर के ही बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है तो एक अलग बात है। अभिनय सर ने अगर मेरे साथ साथ में 4 टीचरों को और नाम लिया होता रोस्टिंग वीडियो में तो शायद हो सकता है उन चारों स्टूडेंट्स जो हैं उनके जो फैन बेस है वो जाकर के उसके ऊपर कमेंट करते हैं। मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाई तो बच्चा भी जवाब देने के लिए मेरा वाला ही तो पहुंचेगा। पर वो ये भी तो कह रहे हैं कि मतलब आप दोनों ने एक दूसरे पे आरोप लगाया कि रील्स बनाते हैं। आपने बताया कि एक दिन में इतनी रील बनाई, उन्होंने पहले आपको रील बाज कहा। और मैं कोई इसके बहुत ट्रेडिशनली मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब पर शिक्षकों का आना एक सुंदर घटना है हमारे यहाँ। उससे थोड़ा क्या कहेंगे डिसेंट्रलाइज हुआ है एजुकेशन। कोई भी व्यक्ति है ना फ्री में एजुकेशन ले सकता है, यूट्यूब पर आपको देख सकता है और आप लोगों के लिए भी एक नए रेवेन्यू सोर्सेस और नया माध्यम खुला है। लेकिन इस प्रोटेस्ट के दौरान किस तरह की रील्स आपके यहाँ आपके चैनल से या दूसरे चैनल से भी आई? आपके डिटेन होते हुए भी, डिटेन के बाद डिटेंशन से छूटते हुए की वीडियो आया तो लगभग वैसा ही जैसा स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स पुलिस हिरासत से लौटते हुए मालाएं पहनाई जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई सुंदर अच्छी परंपरा नहीं है। ये तो चूँकि आपके रील्स में छात्र कम दिखते हैं, आप अधिक दिख रहे हैं। सबसे पहले सर देखिए ऑनलाइन का ज़माना है और ऐसे केस में यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चे बाहर बैठे होते हैं वो हमारे पास में लगभग मान के चलिए लाखों की संख्या में है और जो वहाँ पर ग्राउंड में होते हैं वो 1000 की संख्या में है। उसमें भी यहाँ पर सारी चीज़ें इतर बितर होती हैं। तो जो बाहर बच्चे बैठे होते हैं उनको हर पल ये जानने की उत्सुकता होती है कि अगला कदम क्या है, नेक्स्ट आप क्या करने वाले हैं। मान लीजिए आप डिटेन भी हो गए तो उनकी एक चिंता भी जन जाती है कि आप डिटेन हुए तो छूटे कि नहीं छूटे, पुलिस ने यहाँ पर क्या किया, अगला स्टेप यहाँ पर क्या होगा। तो उसमें जो वीडियोस बनते हैं वो एक एक मूवमेंट्स को लेकर के बन रहे होते हैं और मैं कम्प्लीटली इस बात को मतलब गलत भी मानता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, किसी को रीलबाज कहना या ये कहना मुझे नहीं लगता कि उचित है। हर किसी की अपनी अपनी चीज़ें व्यक्त करने के तरीके हैं। अगर आप देखेंगे तो हमने विकास देवकीर्ति सर के काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं, ठीक है। वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं दुनिया में किसी को नहीं पता है, लेकिन वो बातें बहुत अच्छी करते हैं, जीवन से संबंधित करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक रील के कैटेगरी में आ जाता है। अब कल के दिन मैं उठ करके उनको भी बोलना शुरू कर दूं तो ये गलत होगा, ठीक है। हमने खान सर के काफ़ी वीडियोस देखे हैं। मैं पर्टिकुलरली मैंने सब्जेक्ट की वीडियो कोई भी नहीं देखी, ना मुझे लगता है कि आपने कोई देखा होगा कि उनके इतिहास के लेक्चर को आप देख रहे हैं, उनके मैप के वीडियोज़ को आप देख रहे हैं, लेकिन जो क्लास के ह्यूमर होते हैं वो आप देखते हैं, हम देखते हैं, तो उससे काफ़ी हम कनेक्ट भी कर पाते हैं। अच्छा भी लगता है हमें कि हाँ दूसरे फालतू के वीडियोस देखने से बेहतर अपने टीचर्स कम्युनिटी की वीडियो देखें। तो इसमें अब इस चीज़ को नेगेटिव में प्रेजेंट करना ये थोड़ा गलत है। रील हो गया, शॉर्ट्स हो गया, कोई अगर किसी भी तरीके का अपना बना रहा है तो वो उसकी अपनी इच्छा है और ऑडियंस उसको देख रही है तो वो खुद ही बता सकती है कमेंट में कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। बट किसी के पे कमेंट करना मुझे नहीं लगता कि उचित है। दूसरा, रील जो होता है वो एक रीच भी होता है कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचने का, अपनी सारी बातों को बताने का। तो इसमें अगर इंडिविजुअल बेसिस पर कोई कुछ भी कर रहा है तो गलत क्या है? क्या उससे किसी से पैसे लिए गए हैं? क्या किसी का नुकसान हो रहा है उससे? जब नहीं हो रहा तो आप शांत बैठिए, आप अपना काम करिए, दूसरा अपना काम कर रहा है। क्या है अभिनय सर का दर्द? अब सर ये तो वही बताएंगे मुझे लगता है कि इसका उचित आंसर वही देंगे। नहीं, ऐसा है कि मतलब आपने कुछ असेसमेंट तो अपने जहन में किया ही होगा कि वो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड करना चाहते थे पर वो आप करने लगे अचानक। हर किसी का अपना तरीका है। मैंने पहले भी अभिनय सर से, बाकी टीचर से भी ये कहा है कि अगर आप में से कोई भी है, कोई भी व्यक्ति है जो वो तरीका अपनाता है, मैं उसके साथ में हर तरीके से चलने को तैयार हूँ। आप मुझे ये बोलेंगे कि सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा होना है अगर बच्चों के लिए, मैं सबसे आखिरी पंक्ति में रहूँगा। आप ये बोलेंगे आपको इस जगह पर नहीं आना है तो मैं नहीं आऊँगा। बस आप मेरे को ला करके रिफॉर्म दिखा दीजिए। आप ये बता दीजिए कि हाँ हम यहाँ पर जो है DQT को हटा देंगे अगले 10 दिनों में। आप यहाँ पर ये दिखा दीजिए कि जो स्टेनो का पेपर हुआ हम दोबारा से करा देंगे, तो यहाँ पर बहुत बेहतर होगा। अब उन्हें क्या लगता है कि नहीं हमने जो पिछला काम किया ना, जैसे आपने कहा कि
जुलाई तक आदित्य सर इतने नहीं थे, चर्चा में वो अब आ जाते हैं। आप अभिनय सर का बैकग्राउंड उठा करके देखिए कि 2025 के पहले वो कितने चर्चा में थे, और 2025 में वो जो चर्चा में आए हैं, किन किन बातों पर आए हैं, सरकार के अगेंस्ट की जो वीडियोज़ हैं उसको सुना करके और सारी चीज़ें करके आए, और कितने रिफॉर्म्स वो लेकर के आए, क्या क्या वो लेकर के आए। हर शिक्षक प्रयास करता है, अच्छा प्रयास करता है, अपने लेवल पर करता है, ठीक है, बट बाद में जा करके उसको क्वेश्चन मार्क करना पूरे रिफॉर्म की ऐसी तैसी करने के बराबर होती है। आप बेहतर काम करते हैं, हम सराहना कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं कोई ग्रजेस से आप पर्सनली बात कर लीजिए। आप सरकार के अगेंस्ट इतना खुल करके बोलने में यकीन नहीं रखते हैं प्रोटेस्ट के नहीं, सरकार की नीतियां अगर कहीं पर गलत है, जिससे बच्चों की अगर मान लीजिए हित हो रही है, मतलब अहित हो रही है, तो उन नीतियों के खिलाफ मैं बिल्कुल बोलता हूँ। एसएससी सरकार की ही एक बॉडी, एक नीति है वहाँ पर, और एसएससी ने गलत किया तो एसएससी के खिलाफ नारे हैं तो हैं, बिल्कुल। नितिन गडकरी को अच्छा लीडर बनाने वाले आजकल बताने वाले आजकल विपक्ष प्रेमी ज़्यादा होते हैं। इतनी राजनीति सर हम नहीं देखते हैं, मतलब हर किसी का एक पर्सनल पर्सपेक्शंस होता है, ठीक है, कि हाँ भाई आप किसी चीज़ को कैसे देखते हो। जैसे अगर मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान में जो भारत ने जवाब दिया पाकिस्तान को, तो उस समय मैं अपने रक्षा मंत्री के किए गए काम को बहुत ब्रेव मानता हूँ कि हमारे पास एक ऐसी गवर्नमेंट है जो घर में घुस के मारना जानती है, वो भी एक बहुत अच्छा काम है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्पेशली जब मैं बिहार जाता हूँ तो मुझे रोड सब दिखते हैं कि हाँ अच्छा है, और इस गवर्नमेंट में हुआ है। बेशक शुरुआत अखिलेश यादव ने की हुई यमुना एक्सप्रेसवे की या किसी भी चीज़ की, बट एंड इन्होंने भी उसको बेहतर किया है। तो जो लोग इंफ्रा पे काम कर रहे हैं उनका काम अच्छा है सर। पर इस सरकार में ये भी, चूंकि अब पता नहीं बातचीत, ये आखिरी पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा हूँ फिर वापस आ जाऊंगा, क्योंकि आपने जिक्र छेड़ दिया। इस सरकार में कई बार प्रोटेस्ट हुए हैं बेरोजगारी को लेकर के। रोजगार के मुद्दे पर युवा कई बार इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार यानी भाजपा की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहे, और आप तो छात्रों से जुड़े हैं सीधे। बेरोजगारी सिर्फ भाजपा गवर्नमेंट में नहीं है। बेरोजगारी अगर आप देखेंगे तो जाकर के झारखंड में अभी जो हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट है, बेरोजगारी वहाँ भी है। झारखंड एसएससी वाले अभ्यर्थी 8-8 साल 10-10 साल हो गए, और वहाँ पर अभी तक वो तैयारी ही कर रहे हैं, जिसको ANI ने और बाकी काफ़ी सारे मीडियाज़ ने कवर किया है। झारखंड एसएससी वाले बच्चों का जाकर के आप उनका दर्द देखिए। वो बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ नहीं है कि वहाँ पर उसको स्थगित कर रही है। आप बिहार में जाकर के देखो, बिहार एसएससी का आलम क्या है। 14 का पेपर भरा गया और 22 में जाकर के कंप्लीट हुआ, जहाँ पर बीच में राजद गवर्नमेंट भी आई थी और यहाँ पर नीतीश गवर्नमेंट के साथ में आई थी। तो गड़बड़ तो वहाँ पर भी है। जहाँ पर बीजेपी शासित है, यहाँ पर अगर वहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो दिक्कत वहाँ भी है। जहाँ पर वो नहीं है वहाँ पर भी है। तो हम पर्टिकुलरली किसी एक गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि आपकी वजह से बेरोजगारी है। अब ज़्यादातर जो सवाल होता है वो बीजेपी या एनडीए गवर्नमेंट से क्यों होता है, सवाल भी हम उन्हीं से पूछते हैं जो सत्ता में है। विपक्ष से आप पूछ के क्या कर लोगे? अगर भारत में महंगाई बढ़ती है, भारत में गरीबी बढ़ती है, तो सवाल उससे होगा जो रूलिंग पार्टी में है। अपोजिशन का कंट्रोल ही क्या है? और अगर रूलिंग पार्टी से सवाल पूछना, सरकार के खिलाफ जाना है, तो मैं इसको कहीं भी संवैधानिक नहीं मानता। फिर लोकतंत्र में जीना इसे नहीं कहते हैं, मुझे लगता है। ठीक है, 2-3 सवाल और, वो इसलिए ज़रूरी हैं, अगर मैं वो एड्रेस नहीं करूँगा तो लोग कहेंगे कि ये सवाल जानबूझ करके आपने छोड़ दिए, और वो आप पर निजी किस्म के आरोप लगाए गए हैं, और मैं चाहता हूँ कि उसमें आप अपना पक्ष रखें। अभिनय सर पर जो है आपने आरोप लगाया कि 2017 में वो सॉल्वर थे और सीबीआई उनके पीछे थी। तो अभी हमारे रिपोर्टर रजत पांडे ने उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने ये कहा कि किस आधार पर ये कहा जा रहा है, क्या आपके पास सीबीआई की कोई जांच रिपोर्ट की कॉपी है, क्या उससे जुड़ा हुआ कोई सबूत है, तो पेश करें। सबूत तो मुझे लगता है अभिनय सर खुद ही पेश करेंगे, क्योंकि ये जो आधार है ये कहने वाले खुद अभिनय शर्मा ही हैं। और मेरे साथ में एक व्यक्ति थे, प्रशांत सोलंकी। मैं और प्रशांत सर जब अभिनय शर्मा से खुद मिलने गए थे, एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे, और मिलने इसीलिए गए थे क्योंकि हमारी नेक्स्ट प्लानिंग क्या होगी, हम आगे क्या करने वाले हैं, सारी चीज़ों को लेकर के। तब उन्होंने जो जो बातें मैंने वीडियो में कही है वो सारी बातें उन्होंने मेरे से सामने बोली थी। उन्होंने खुद ये बताया था कि कैसे 2017 में कौन लोग उनको अप्रोच करने आते हैं। उन्होंने खुद बताया कि कैसे उन्होंने पेपर दिया। उन्होंने खुद बताया कि कैसे वक्त की कमी पड़ी तो पेपर वो पूरा नहीं कर पाए। एक दिन पहले उनके पास पेपर आता था। बिल्कुल, वो सारी आपने बातें, आरोप लगाया, ये सारी उन्होंने बातें सब उन्होंने गलत खुद कहा है बताई कि है। ऐसा ये ऐसा है नहीं सर उन्होंने खुद बताया है। अब ज़्यादा बातें हैं तो मैं सारा बता दूंगा। 15 मिनट का जो उनका पूरा ये सेशन रहा, जो उन्होंने सारी बातें बताई, कौन वो लोग थे, किन को उन्होंने डिटेन कराया, कैसे वो सरकारी गवाह बने, ये सारी बातें मुझे किसी और ने नहीं बताई है। ये सारी बातें खुद अभिनय शर्मा सर ने ही बताई है। उन्होंने खुद ये बताया कि बीच में वो पेपर पूरा नहीं कर पाए तो पेपर को लीक करा दिया गया। ये बताने वाले खुद अभिनय शर्मा है। और कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जाकर के यूट्यूब पर बिना साक्ष्य के कुछ भी कह दूंगा।
ये बात मेरी सामने है और जिसको इन्वेस्टिगेट करना है उनकी पूरी चार्जशीट निकाले, सारा पूरा देखे वहाँ पे क्या आरोप उन पे लगे थे, कैसे कैसे ट्रायल चला था, कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई। आपके पास है कोई डॉक्यूमेंट ऐसा? सर डॉक्यूमेंट मैं करने वाला नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। सीबीआई होती है ना, सीबीआई अपना जांच करे, सीबीआई देखे वहाँ पे। पर उस दिन ऐसा क्या हुआ बातचीत में आपसे इतना खुल गए और इतनी निजी बातें बता दी? कई बार वो बोलते बोलते ज़्यादा बोल जाते हैं, ये थोड़ा सा है, उनको समझने की आवश्यकता। उन्होंने कहा 2012 में आप स्टूडेंट थे, अभिनय शर्मा की किताबों से ही पढ़ रहे थे। साबित करें। 12 में तो ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, 14 में तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, 12 में तो हमने 12th कंप्लीट किया है। सर देखो पता है क्या है, कोई भी व्यक्ति है ना आज के टाइम पर आकर के कुछ भी कह देगा तो उसको एक सत्य नहीं माना जाए। मुझे हर वो कोशिश की गई, कभी इनका स्टूडेंट बना दो, कभी उनका स्टूडेंट बना दो, कभी उनका स्टूडेंट बना दो, तो ऐसी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। मेरे बारे में थोड़ा अच्छा होमवर्क करिए। 12 में हमने 12th पास किया है, उसके बाद में 12 से लेकर के 14 तक हमने 12th पास किया है, 14 से लेकर के 17 दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन पास की है। और जब तक हम ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट नहीं किया तब तक हमने जनरल कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स के बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि केमिस्ट्री ऑनर्स का सब्जेक्ट होता था, 5:30 बजे कॉलेज से फ्री होते थे, फिर रात में 9 बजे तक ट्यूशन पढ़ाना, सारा समय इसी में 17 से तैयारी शुरू की? 18 के जनवरी से तैयारी अपनी शुरू इनकी करते किताबों हैं। से तैयारी शुरू? बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। हमारे पास में 2 शिक्षक थे, राम सर जो कि अरिथमेटिक पढ़ाते हैं और नीरज कुकरेजा सर जो कि एडवांस पढ़ाते हैं, और ये दोनों टीचर गुरुकुल में आते थे, गुरुकुल से इनसे पढ़ाई भी की और सारी चीज़ें रही भी वहाँ पे, ये पूरा। एक बात और, आप कहते हैं साहब कि आप एक्साइज इंस्पेक्टर रहे हैं और आपने कहा कि आपने वर्दी उतार करके आप टीचिंग की दुनिया में आए हैं। हमने आपकी एक तस्वीर देखी, मेरे पास है भी, उसको हम कहेंगे तो उसमें लगा भी देंगे। वर्दी में आप खड़े हैं, आपकी गाड़ी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिखा है। फिर एक RTI डाली गई और उसमें कहा गया, उसका जवाब में ये बताया गया कि श्री आदित्य रंजन ने कभी विभाग नहीं ज्वाइन किया, उन्हें 28 फरवरी 2023 तक ज्वाइन करने की मोहलत दी गई थी। तो आप एक्साइज इंस्पेक्टर किस आधार पर खुद को कह रहे हैं? इसके बारे में मेरे मुखर्जी नगर में एक पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति केस करता है, जिसका नाम पता नहीं, शायद सिद्धार्थ है ऐसा था, और पेन ड्राइव के अंदर में वो काफ़ी सारी बातें लिख करके पुलिस में वो केस कर देता है कि ये अपने आप को एक्साइज इंस्पेक्टर ना होते हुए भी अपने आप को एक्साइज इंस्पेक्टर बताते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, कोचिंग भी रन करते हैं। वो किया गया था कि करवाया गया था मुझे नहीं पता है। पुलिस स्टेशन में पर्टिकुलरली जो SI होते हैं वो जितेंद्र सिंह होते हैं, और उनको लेकर के सारी चीज़ें एक आंसर जो उस व्यक्ति ने आरोप लगाए थे, जो ये RTI भी लेकर के डाला गया और सारी चीज़ें की गई, एक आंसर हमने उनको पेन ड्राइव में बाकायदा वीडियो, फोटोज़, डॉक्यूमेंट्स जो हमारे कमिश्नर थे, जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर थे, उनसे वहाँ पर मंगा करके साइन करा करके सारी चीज़ें हमने उनको दी है। तो इसका ऑलरेडी पूरा जवाब हम सबमिट कर चुके हैं और वो केस भी क्लोज हो चुका है। तो आप मुझे बता दीजिए, आप कब ज्वाइन किए थे और कितने समय तक रहे? सर वो मेल है, मतलब सितंबर के करीब में आया था और मैं उस समय सारी अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बिजी था, ठीक है। तो उसके बाद बीच में ही सितंबर के करीब में मुझे जहाँ तक ध्यान है, जाते हैं हम वहाँ पर और मेडिकल होता है, फिजिकल होता है, सारी चीज़ें होती हैं। फिर आने के बाद में सारी प्रक्रिया रहती है, फिर एक्सटेंशन भी होता है। तो पूरा मतलब डॉक्यूमेंट वे में हमने पूरा दे रखा है। छोड़ा, मैं कितने समय तक रहे, मैं बस ये जानना। किस में, ड्यूटी में? किस में? ड्यूटी में, हाँ। नहीं, पूरा प्रोसेस हमारा 6 महीने का था। आपको ज्वाइनिंग लेटर कब आया? ज्वाइनिंग लेटर सितंबर के करीब में आया। ठीक है, फिर? तो सितंबर में आने के बाद में मेडिकल्स लगाए हमने काफ़ी। शुरू में जो हमारा मेडिकल रहा वो 2 महीने का, फिर उसके बाद में फिर और 2 महीने का। आपने ज्वाइन नहीं किया? ऐसे, हाँ बिल्कुल। ओके, तो मतलब आपने ज्वाइन नहीं किया? हाँ, ज्वाइन नहीं किया मैंने। तो आप एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं कह सकते हैं अपने आप को? सर मतलब आपको ज्वाइनिंग लेटर आया बट आपने ज्वाइन तो नहीं किया ना? हाँ, तो एक्साइज इंस्पेक्टर अगर हमने वो पद आपने निकाली, क्वालिफाई किया, हाँ अग्री, बट तो उस पद में निकालने में हमने कहीं पर भी उस पावर का दुरुपयोग नहीं किया है। हमने जा करके कहीं पर भी, ये पूरा मैंने आंसर्स वहाँ दिए हैं जो मेरे से पूछा गया है। मुझे भी दे दीजिए। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी गाड़ी पे, मेरे पास फोटो है अभी, आप जो आपकी गाड़ी आई है उस पे भी आपने अभी भी एक्साइज इंस्पेक्टर लिख रखा है। हाँ, बहुत पहले का है वो लिखा हुआ है। लेकिन आप नहीं लिख सकते हैं वो तो। सर तो हटा लेंगे, उसमें क्या है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसका भी देखिए पब्लिक स्क्रूटनी में सब कुछ आ गया है और उन्होंने ये आरोप लगाए, आपने उन पर ये आरोप लगाए, तो ये भी एक आरोप है कि साहब जब आप ज्वाइन नहीं किए थे, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आया था, आपकी गाड़ी में आप एक टोपी रखते हैं हमेशा, इंस्पेक्टर वाली जो टोपी होती है, बिल्कुल, अभी भी रखी हुई है। मुझे नहीं लगता आपको रखने का अधिकार है। ये तो सर अब दिया गया है, सारी चीज़ें हमने लेकिन में दी है। बाकी अगर आप कहते हैं कि अधिकार नहीं है तो नहीं रहेगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए कि अगर है अधिकार तो लीगली कैसे है, मतलब चूंकि आप, इसका जवाब हमने जो पुलिस अधिकारी नहीं, जो पुलिस अधिकारी हैं
जब उन्होंने पूछा भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है कि क्या मतलब ये यूनिफॉर्म पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, उसका पावर का इस्तेमाल ये कहाँ पर कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो उनका सिंपल है कि अगर मान लीजिए कि आप ज्वाइन करते हैं या सारी चीज़ें, अगर उसके आधार पर कहीं आप कुछ मांगते हैं, कहीं आप जाकर के उसको पब्लिकली दिखाते हैं, जैसे हम जाकर के कहीं पर ये कह दें कि एक्साइज इंस्पेक्टर है और ये हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर लीगली वो गलत हो जाए। हाँ, पर गाड़ी पे भी नहीं ठीक है, लिख सकते आप वर्दी पहन करके पब्लिकली अगर आप घूम रहे हैं, आप वर्दी पहन करके कहीं पर भी आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो गलत है। हाँ, जब भी आपकी सर्विस खत्म हो गई, जब भी वो आपका जो मेडिकल आपने लगाया एक्सटेंशन खत्म हो गया, उसके बाद से आप सर्विस में नहीं है, नहीं है। तो वर्दी भी आपके पास नहीं होनी चाहिए और गाड़ी पर सर भी बहुत नहीं सारे लिखा शिक्षक लिखते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप इसमें जाएं तो काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं जो आज भी नहीं है डिपार्टमेंट में, वो लिखते हैं। तो अकेला इसमें अगर मेरे को ही अगर ये सवाल किया जाए तो नहीं, मुझे उसके लगता है लिए कि सही शब्द शायद ये होता, मुझे पता नहीं, ये परंपरा हो सकता है गलत पढ़ चुकी हो शिक्षक बिरादरी में। एक्साइज इंस्पेक्टर क्वालिफाई किया इन्होंने इस साल। क्वालिफाई क्या कह सकते हैं आप, एक्स कह सकते हैं, अब इसके एग्जैक्ट क्या रहे हमने कभी उतनी पर घुसने टोपी की उसके रखना is ऊपर too में much नहीं? हाँ, उतना घुसने की हमने कोशिश नहीं की कि हाँ क्या रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए। अपने काम पर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि अब जो मेरा काम है वो पढ़ाना है, अब जो मेरा काम है वो सारे नए कंसेप्ट्स हैं, तो उस पर उतना कभी गए नहीं। ठीक है, आगे का प्लान बताइए। अब ये आगे अब जो का प्लान ये प्रोटेस्ट है है कि भाई, ऐसा है कि अभिनय सर ने वीडियो बना करके तो कह दिया कि ये आंदोलन खत्म हो गया, अब री एग्जाम होना है कब, 28 या 29 तारीख को, और आगे की योजना क्या है अब? क्योंकि एक प्रोटेस्ट आपने बुलाया और उसमें फिर बलपूर्वक लोगों को डिटेन किया गया, दोबारा इस तरह का आयोजन करना अब इतना आसान होगा नहीं। ये भी हो गया है, DOPT SSC की ओर से कह दिया गया कि भाई देखिए टीचर्स के भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, थोड़ा सा मुश्किल मोड़ पर है ये आंदोलन, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? आगे का आंदोलन सर सच में सोचना अपने आप में एक बहुत ही टफ काम है, क्योंकि जो हमारी लड़ाई है वो बहुत बड़ी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक पेपर आप जो है जाकर के उसको कैंसिल करा दो, या कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर कि हाँ एक छोटा सा मिस्टेक है और जाकर के आप उसके खिलाफ लड़ करके उसको सही करा दें। पूरे SSC की बात है जहाँ पर कम से कम 1 करोड़ अभ्यर्थी अलग अलग परीक्षाओं को मिला करके चलें। फिर रेलवे की भी बात है जहाँ पर करोड़ों की संख्या में है। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो प्रॉब्लम्स भी हैं वो अलग अलग नेचर के हैं। कुछ ऐसा है जो वेंडर के कारण है, और कुछ ऐसा है जो पर्टिकुलरली ऑफिस जैसे रेलवे है, तो रेलवे के सीधा सीधा वो मिनिस्टर के हाथ में ही है और बाकी डिपार्टमेंट के हाथ में ही है, तो उनके कारण पे है। अब इसको ले करके पूरा फिर से टीचर्स हो गए, बाकी सारे हो गए, बैठ करके वो सोचेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम फिर से जो है ऑफलाइन प्रोटेस्ट के लिए हम जा सकते हैं, हम ट्विटर कैंपेन से कर सकते हैं। तो अभी कुछ भी कहना मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर में सही होगा, क्योंकि हमने हर वो ट्राई कर लिया, हमने हर वो दरवाज़ा खटखटा लिया। 2023 में सीधे तरीके पर गलत तरीके से क्वेश्चंस को बदल दिया जाता है, कोर्ट में केस होता है इसके ऊपर में, और उसके बाद में SSC को सीधा कहा जाता है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, लेकिन SSC उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती, ज्वाइनिंग लेटर दे देती है। 24 में भी मार्क्स टू ऑल देने के कारण काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को नुकसान होता है, इसमें भी मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट अपना पूरा जजमेंट दे देती है, SSC उसको नहीं मानती और अभी भी उस पर कंटेंट ऑफ कोर्ट लगा हुआ है। सेम कहानी 2025 में हमारे स्टेनो और इस पेपर में होता है कि आधे अधूरे क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं, इसमें परेशानी होती है। हम लेकर के पहले कोर्ट में जाते हैं, जीतते भी SSC तब भी नहीं सुनती है। कैट के ऊपर में हियरिंग्स उसकी चली रही है, हम PG पोर्टल पर ग्रीवांस डालते हैं, SSC तब भी नहीं सुनती। ट्विटर पर हम कैंपेन कराते तब भी नहीं सुनती। DOPT मिनिस्टर से हम मीटिंग करते हैं, वो तब भी नहीं सुनता है। ऑफलाइन प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो भी कैंसिल हो जाता है। तो इतने सारे प्रोसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सिर्फ इस सरकार को वो बताने के लिए कि आपने बच्चों के साथ में क्या गलत किया और आप इसे सही कर सकते हैं। जैसा कि आपने री एग्ज़ाम का जिक्र किया था, तो अभी फेज़ 13 में 59,500 बच्चों का री एग्ज़ाम होना है, और इसमें जो बच्चों के अभी एडमिट कार्ड आए हैं तो आप उसमें देखेंगे तो फिर से वही समस्याएं हो रही हैं जो पहले हुई हैं। एक व्यक्ति गोवा का है तो उसको मुंबई सेंटर दे दिया, एक व्यक्ति जयपुर का है तो उसको थिरूर दे दिया। अच्छा, उसके में आज थिरूर दिख रहा है तो अगले दिन वहाँ पर उसका एग्ज़ाम सिटी जो है वो कुछ और दिख रहा है। तो ये प्रॉब्लम फिर से वहीं आनी शुरू हो गई है जो पहले थी। तो इसको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि सीजल में तो संख्या काफ़ी बड़ी होने वाली है, और इसके अंदर में सेंटर्स के दूरी का जो इशू है वो सॉल्व नहीं होने वाला है, बच्चे तब भी परेशान होने वाले हैं। भविष्य की रणनीति पर विचार होगा, बिल्कुल शिक्षकों की होगा। साझा बैठक, साझा बैठक पर होगा, बच्चों के साथ में भी हम लेंगे उसको, ठीक है, कि हम इसको कैसे और बेहतर कर पाएँ। बट ये कहना कि अब ये करने वाले हैं और इंडिविजुअल बेसिस पे मुझे लगता है कि वो सही होगा। काफ़ी फेलियर्स रहे हैं बट एक छोटी जीत की तलाश है।
बाकी मैं सरकार से यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई डेलीगेशन या किसी भी तरह का कोई भी टीम या मिनिस्टर या कोई भी मीटिंग अगर मान लीजिए बच्चों से हमसे करना चाहता है तो हम उसके लिए रेडी हैं। हम सारे सबूत सारी चीज़ें हम आपको देने को तैयार हैं। आप इसके ऊपर में वर्कआउट करके अगर बच्चों के लिए बेनिफिट निकाल सकते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी डेलीगेशन ज़रूर मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य रंजन, आपने हमसे बात की। ललन टॉप बैठकी में आज इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आपकी जो भी राय है आप यूट्यूब कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरा नाम कुलदीप है। देखते रहिए दी ललन टॉप।